हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। हम लोग सी एंटर के लिए एक लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके थे, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर। वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होएगा जो आर्टिकल्स थे लास्ट में, वही कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी खास करके आर्टिकल 279A जो जीएसटी काउंसिल वाला है, उसको आप देख लेना। उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आते हैं उस चैप्टर से तो वहीं से आएंगे। हालांकि सी एंटर में कुछ और भी वो पूछ सकते हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है, जीएसटी की जरूरत के ऊपर ये भी पूछ सकते हैं वो। हालांकि मेन था वो वाला 279 कैपिटल ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो। अदरवाइज वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर, दो चैप्टर आज हम निपटा देंगे। एक तो चैप्टर नंबर 2 सप्लाई, और चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। उस दोनों को हम खत्म कर देंगे आज। आईसीआई मेटल से कर रहा हूँ, अगर आपके किसी दोस्त को रिकमेंड करना हो तो आप कर सकते हो। मैं शुरू करता हूँ। सप्लाई है क्या, तो हमारे यहाँ हर पुराने एक्ट जो हुआ करते थे उसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होती है। हर हर एक्ट के अंदर एक इवेंट होता है जहाँ पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इसके ऊपर जीएसटी लग नहीं सकता, या लग सकता है या नहीं लग सकता। इसी तरीके से जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन हमारा है सेक्शन 9। वो कहता है कि अगर सप्लाई होगा कोई टैक्स, कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई होता है, तभी हम जीएसटी की चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए एक टैक्सेबल इवेंट हो जाता है सप्लाई। अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन को फॉलो कर जाती है तो फिर हम वहाँ पर जीएसटी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले हम देखना ये होता है कि वो ट्रांजेक्शन सप्लाई बनती भी है या नहीं, इसीलिए वो सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, जो डेफिनेशन जहाँ जहाँ आता जाएगा मैं वहाँ करता चला जाऊँगा, हर जगह अभी नहीं करा रहा शुरू में। आपके पास सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, तो सेक्शन नंबर 7 जो कि आपके लिए मीनिंग एंड स्कोप लेके आता है। मीनिंग एंड स्कोप की बात करता है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार मार्क कर लेना, ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ही बनेगा, कहाँ से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर आप देखोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन और वो वाली चीज़ वहाँ से भी आ सकते क्वेश्चन। मेन वैसे ये चीज़ है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े से। हालांकि इस चैप्टर में कहीं से भी आ सकता है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन डायरेक्ट ना भी आए तो भी आपको ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई जब तक आपको नहीं पता तो सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है, तो पूरा का पूरा जीएसटी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो 7(1)(a) की तरफ बढ़ते। सबसे पहले 7(1)(a) क्या कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे 8 कैटेगरीज दे रखे हैं, आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे टर्म्स इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर बाहर से भी और भी कुछ आ सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफर और बार्टर के केस में सप्लायर और रिसिपिएंट जो होता है, जैसे मान लो लैपटॉप दे के कोई बंदा अगर मोबाइल खरीद रहा है, तो दोनों के एंड पे सप्लाई बन जाएगी। ये है सप्लायर एक्स और वाई। इसने लैपटॉप दे दिया, इसके पास लैपटॉप था, बदले में इसने मोबाइल दे दिया। ये बार्टर का ट्रांजेक्शन है, यानी प्योरली गुड्स, एक गुड्स जा रहा है, दूसरी तरफ से गुड्स या सर्विस आ रहा है। गुड्स या सर्विस के बदले गुड्स या सर्विस आ रहा है, तो इसके एंड पे भी ये सप्लाई बन गया और इसके एंड पे भी मोबाइल का सप्लाई बन गया। दोनों के एंड पे अपने अपने जेब से जो जा रहा है वही सप्लाई बनेगा, और उसी की वैल्यू आपकी सप्लाई में दिखनी चाहिए। एक्सचेंज के केस में क्या होता है कि मोबाइल तो आप दे रहे हो मान लो, लेकिन मोबाइल का क्या वैल्यू होता है, लैपटॉप का वैल्यू है 60,000, मोबाइल का वैल्यू है 15,000, 18,000, 20,000। तो यहाँ क्या होगा, तो आप कुछ ना कुछ कैश भी दे रहे हो, कैश 40,000 दे दिया आपने और एक मोबाइल दे दिया। ठीक है, कंसिडरेशन के रूप में आपने ये दो चीजें, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपके लिए टैक्सेबल सप्लाई कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मोबाइल का वैल्यू होगा यानी 20,000 रुपये, वो आपकी सप्लाई बन जाएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे किस चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए, तो गुड्स या सर्विस की। इसके अलावा गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में जो चीज़ फॉल नहीं करती, अगर गुड्स या सर्विस में क्या क्या फॉल नहीं करता, मनी एंड सिक्योरिटी, नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। क्या इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, कभी नहीं लग सकता। मनी और सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तभी सप्लाई बनेगा कोई ट्रांजेक्शन। हम आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला मनी और सिक्योरिटी होना चाहिए, तो मनी और सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सब मनी एंड सिक्योरिटीज है। सिर्फ मूवेबल होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बनती। इमूवेबल प्रॉपर्टीज लैंड और बिल्डिंग की अगर बात करी तो हमने देखते हैं शेड्यूल 3 के अंदर उसको बाहर कर देते हैं जीएसटी से। उसके बाद मनी और गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन, दोनों से मनी एंड सिक्योरिटीज बाहर हो जाता है ना, तो मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स माना जाता है ना सर्विस माना जाता है। बट गुड्स स्पेसिफिकली इंक्लूड किन चीजों को करता है, तो एक्सनेबल क्लेम को करता है। एक्सनेबल क्लेम को करने का रीजन एक है, एक्सनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी हालांकि तो नहीं लगता, शेड्यूल 3 बाहर कर देता है इसको, लेकिन तीन तरीके के एक्सनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लग रहा है। कौन कौन से हैं, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। इनके ऊपर मैंडेटरी है, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, कहीं से भी छूट के नहीं जा सकती। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लग जाता है। उसके बाद है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास,
अटेस्ट टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अब आप कहोगे कि ये भी इमोवेबल नेचर का हो जाता है, लेकिन इमोवेबल नेचर का तो है, लेकिन उसकी एग्रीमेंट ऐसी होनी चाहिए कि विच शैल बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई, उसको अलग करके ही बेचा जाएगा, ये कंडीशन होना चाहिए सप्लाई का। तो ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास के ऊपर भी जीएसटी लग सकती है क्योंकि वो सप्लाई माना जाएगा। सर्विस की डेफिनेशन देते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी न गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन यूज ऑफ मनी यानी लोन वगैरह आप देते हो तो क्या वो लोन की फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वो यूज ऑफ मनी के अंदर काउंट होता है और वो वहाँ पे सर्विस है, सर्विस की डेफिनेशन फॉलो करेगी तो सप्लाई तो बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एक चीज कि अब इसके ऊपर एग्जाम्पशन है, आप अगर वो चीज देख रहे हो तो एग्जाम्पन होना अलग बात है, पर सप्लाई तो है ये, एटलीस्ट सर्विस की डेफिनेशन में फॉल तो कर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई बन जाएगा। हालांकि वो जीएसटी लगे ना लगे वो एक अलग कहानी है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश एनी फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिर चेक वगैरह आप चेक के बदले पैसे ले लेते हो, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें। तो वहां पे अगर कोई ना कोई सेपरेट कंसिडरेशन अगर ली जा रही है तो वो, अब मैंने आपको 2000 का नोट दिया, आपने 2000 के बदले मेरे को 2000 रुपये खुले वापस कर दिए, तो वहां पे कोई सर्विस नहीं हुई। लेकिन अगर 2000 के बदले आपने 1990 दे दिए, 10 रुपये आपने अगर कंसिडरेशन चार्ज कर लिया, एक तरीके से आपने अपने पास रिटर्न कर लिया, तो वहां पे फिर वो सर्विस मानी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ मनी गया और मनी आ गया तो वहां पे सर्विस नहीं माना जाएगा। और भी 1000 एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ सेपरेट कमीशन चार्ज किया जा रहा है। बैंक जाते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज फाइल करते हो, भरते हो, और वो अगर किसी को आप दे रहे हो उसके बदले अगर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन सेपरेटली चार्ज हो रहा है, चेक डिस्काउंट करवाने का अगर कुछ चार्ज लग रहा है, वो चार्ज अगर लग रहा है तो फिर वहां पे सर्विस मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मनी की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाते हैं, तो सब चीजें आ जाती है जो भी आप मनी समझते हो, इंडियन लीगल करेंसी जिसके द्वारा भी आप कंसिडरेशन पे कर सकते हो, और आरबीआई ने अगर उसे कंसिडरेशन के रूप में एक्सेप्ट कर रखा है तो फिर वो मनी माना जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नुमिस्मेटिक वैल्यू, आप पुराने करेंसीज कुछ होल्ड करते हो, लाइक है ना, पुराने सिक्के वगैरह हो गए, या पुराने अभी जो 500 1000 के नोट बंद हुए आपने अगर थोड़े बहुत 1 2 4 पीसेज रखे हुए हैं, तो क्या उसको माना जाएगा कि वो मनी है? वो मनी नहीं है। और ध्यान रखना, अगर आप उसे बेचते हो तो वहां पे फिर जीएसटी लगा दिया जाएगा क्योंकि वो मनी नहीं है। तो हमने गुड्स और सर्विसेज की बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। ये फॉर्म सब सप्लाई दे रखे हैं, आप तो जानते ही हो, इसमें कुछ तो है नहीं अभी रिवीजन के टाइम पे। कंसिडरेशन क्या होता है, तो कंसिडरेशन समथिंग इन एक्सचेंज, वो क्या हो सकता है, मनी भी हो सकता है और अदरवाइज, यानी कैश और काइंड दोनों में आप पे कर सकते हो। कोई ना कोई सर्विस भी दे सकते हो। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, वर्ड याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, कोई काम कर रहे हो या कोई काम ना करके भी आप सर्विस दे सकते हो, यानी कंसिडरेशन के रूप में कोई काम कर सकते हो या कोई काम नहीं करके भी एक कंसिडरेशन आप दे सकते हो। लेकिन कंसिडरेशन पे कौन करेगा, तो रिसिपिएंट पे कर सकता है या कोई भी अदर पर्सन कर सकता है कंसिडरेशन का पेमेंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट आपके बदले में कंसिडरेशन पे कर दे रही है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, लाइक आप सोलर प्लेट खरीदने जाते हो, 25,000 का सोलर प्लेट आता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्या ये सेलर आप इसे 15,000 में बेचो, 25,000 में मत बेचो, ताकि लोग इसे अफोर्ड कर पाए। तो आप क्या करते हो, 25,000 का चीज 10,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है, यहाँ पे 15,000 रुपये एक्चुअली कस्टमर को पे करना पड़ता है। 10,000 सब्सिडी किसने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे बात ये होती है कि आपको ये माइनस करना पड़ेगा 10,000 रुपये। कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, ये बस 15,000 रुपये हो जाएगा कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जब भी आप देखोगे तो 15,000 होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई दे रहा है ये सब्सिडी 10,000 का, तो फिर वो इंक्लूड रहेगा, मतलब 25,000 टोटल की टोटल जो है कंसिडरेशन मानी जाएगी। कंसिडरेशन पेड बाय एनीबॉडी, मतलब 15,000 आपने दिए कंसिडरेशन और 15,000 10,000 रुपये मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जगह कोई एनजीओ आके दे गई, तो कंसिडरेशन पेड बाय एनीवन। 15,000 इसने दिया, 10,000 इसने दिया, 25,000 टोटल कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप डिपॉजिट वगैरह जमा कराते हो, कहीं पे आप रहने जा रहे हो, रूम वगैरह लेके रहते हो, अगर आपने 1 महीने का एडवांस रेंट दे दिया तो क्या किस फॉर्म में देते हो आप, सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में, कि रख लो, जाते वक्त अगर कुछ टूट फूट ना हुई तो वापस हो जाएगी वो सामान, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो उसको हम एक्चुअल में जब हमने डिपॉजिट कराया था तो वहां पे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन वो उस दिन माना जाएगा जिस दिन वो एक्चुअली अप्लाई हो जाता है। मान लो आप लास्ट मंथ का रेंटल नहीं देते हो, बोलते हो कि जो आपने एडवांस लिया था ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने किया था उससे एडजस्ट कर, मैं अब रेंट नहीं दे रहा लास्ट महीने का, तो ऐसे केस में फिर वहां पे वो कंसिडरेशन बन जाएगा। लेकिन शुरुआत में वो कंसिडरेशन नहीं था जब एक्चुअली पे किया गया था, उस समय वो डिपॉजिट था। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन है। डोनेशन, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ डोनेशन दे रहे हो, फिलांथ्रोपिक नेचर, अपने इच्छा से दे रहे हो, यानी वॉलंटरली एक गिफ्ट के रूप में, डोनेशन के रूप में अगर आप दे रहे हो, तो वहां पे उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो गिफ्ट दे रहे हो आप, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग कंसिडरेशन। लेकिन ध्यान रखना, कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, यानी डोनेशन इस तरीके से दे रहे हो जिससे आपको कमर्शियल गेन होने वाला है। आप क्या करते हो, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के आप मान लो एक एजुकेशन वाला वो एनजीओ चल रहा है,
उसको आप कुछ ब्लैक बोर्ड देते हो और उस नीचे नाम अपना लिखवा लेते हो और बिजनेस का नाम लिखवा लेते हो, या फिर किसी मंदिर में आपने छोटा सा मूर्ति डोनेट किया, उसके पीछे आप नाम लिखवा लेते हो अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो इससे क्या होता है, और वो भी इस तरीके से जिससे लगे कि आप एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, आप डोनेशन नहीं दे रहे हो। आपने क्या रहा, 5,000 का ब्लैक बोर्ड दिया, लेकिन आप इस तरीके से वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखवा रहे हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखवा रहे हो, जिससे कि ये पता चलता है कि आप एक्चुअली वहां से चाहते हो कमर्शियल गेन हो जाए, कि लोग आएंगे देखेंगे तो लोग हमारे पास भी आए, लोग हमें जाने, हमारे बिजनेस को जाने, हमारा बिजनेस ग्रो करे। आपकी अगर वो इंटेंशन होती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली आप उसको डोनेशन नहीं दे रहे हो, यू आर पेइंग हिम द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसके बदले, तो वो आपको एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज to the taxable person, and the donation amount is not actually a donation, it is a consideration for receiving the advertisement service, ऐसा माना जाएगा। लेकिन 3 केसेज होंगे तो नहीं माना जाएगा। क्या क्या होना चाहिए, तो गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और पेमेंट है कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, यानी आप अपनी इच्छा से दे रहे हो, और फिलैंथ्रोपिक नेचर है, वहां से आप कोई कमर्शियल गेन नहीं चाह रहे हो, यू आर नॉट विलिंग टू हैव एनी कमर्शियल गेन। उसके बाद है आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी। अगर आर्टिस्ट कोई है, वो अगर गैलरी को सामान भेज रहा है, और ये गैलरी देखो यहाँ पे क्या होता है, म्यूजियम में इतने सारे लोग आते हैं, यहाँ पे आप अपनी पेंटिंग जाके लगाते हो, बेसिकली आप ये बेच नहीं रहे हो आर्ट गैलरी को, तो वहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगा। हाँ, ये सप्लाई कब बनेगा, जब कोई आदमी आता है, उसको गैलरी पसंद आ गई, तो आपके और इसके बीच सेल होगा, आप इसको बेच रहे हो। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, जो आप गैलरी को भेज रहे थे, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसी बातें हैं। और एक और सप्लाई बनेगा, क्या सप्लाई बनेगा भैया, बल्कि ये तो आपको कुछ नहीं देगा, आप ही उल्टे देने वाले हो गैलरी को। क्या दोगे, रेंट। वहां पे आप अगर उनका स्पेस यूज कर रहे हो, गैलरी के अंदर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो, आर्ट डिस्प्ले कर रहे हो, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ रेंटल देना पड़ेगा, वो एक सप्लाई बनेगा। बट सेंडिंग द आर्ट पीस टू द गैलरी इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि कोई भी कंसिडरेशन आ ही नहीं रहा होता आपको वहां से। उसके बाद है 2 चीज हमने देख ली, गुड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। बिजनेस पर्पस क्या होता है, तो बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो कोई भी चीज जो आपको बिजनेस समझ में आ रहा हो, सारे बिजनेस यानी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वेजर, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारे होंगे। कहीं आप घूमने घुमाने जा रहे हो, वहाँ पे कुछ खेलने वेलने के सामान है, कोई टिकट फी अगर लिया जा रहा है तो वो भी है। एक चीज ध्यान रखना, इंसिडेंटल और इंसिडेंटल एक्टिविटी अगर है तो वो भी ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड, जो आपके इंसिडेंटल या इंसिडेंटल एक्टिविटी है उसको भी हम बिजनेस मानेंगे। इंसिडेंटल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो इंसिडेंटल हो गया, मान लो आप अगर रबर से टायर बना रहे हो, उसके अंदर जो स्क्रैप जनरेट होते, वेस्ट जनरेट होते, वेस्ट को भी आप बेच रहे हो, तो वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। सिमिलरली एक और चीज आ जाएगा, एंसिलरी एक्टिविटी, लाइक आपके पुराने मशीन वगैरह हो गए, तो पुराने मशीन अगर आप बेच रहे हो, अपडेट कर रहे हो, नया मशीन लेके आ रहे हो, पुराना बेच रहे हो, तो आपका मशीन बेचना काम नहीं है, बट चूंकि वो बिजनेस के दौरान वो भी सब चीजें एक पार्ट है, बिजनेस का फॉर्म है, सब चीजें जाएंगी आएंगी, तो ये भी एक आपका बिजनेस ही माना जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड मशीन या सेल ऑफ स्क्रैप इंसिडेंटली एंसिलरी के अंदर आ जाएगा। उसका उस तरीके का कोई भी और हो, उसकी वॉल्यूम कुछ भी हो, कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। साल में आप एक बार बेच रहे हो, 1,000 बार बेच रहे हो, 1 यूनिट बेच रहे हो, 1,000 यूनिट बेच रहे हो, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, ये चीज़ें रिलेवेंट नहीं रहती। उसके बाद आ जाते हैं हम, कोई भी गुड्स या कैपिटल गुड्स इन कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, या फिर कमेंसमेंट से रिलेटेड अगर आप खरीद रहे हो तो उसको भी बिजनेस एक्टिविटी ही माना जाएगा। यहाँ पे है क्लब एसोसिएशन की सर्विसेज, देखना 7(1)(a) हम कर रहे थे, 7(1)(a) है एक और, जो आपके ऐसे की मटेरियल में नहीं है, लेकिन आपने जहां से भी पढ़ रखा होगा। ओह सॉरी, क्या किया मैंने, 7(1)(a), ये एक नई एंट्री इंसर्ट हुई थी। इसका क्या था कि क्लब और मेंबर्स को अलग अलग माना जाएगा, यानी कोई भी क्लब है या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसको और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाएगा। पहले क्या होता था कि एम्बिग्यूटी हुआ करती थी कि दोनों सेम ही तो है, उन्हीं से तो बन करके कई सारे लोगों से मिलकर के ही तो एओपी बनता है, या फिर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जॉइंट वेंचर बनता है, तो उसको सेम ही पर्सन माना जाना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कानून के अंदर लिख दिया कि हमारे को, तो हम मानते हैं दोनों अलग अलग है। अगर कोई मेंबर कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है अपने ही अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जॉइंट वेंचर को या क्लब को, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। सिमिलरली अगर जॉइंट वेंचर या फिर ये अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एओपी बीवाई अगर कुछ भी सप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल को, यानी अपने मेंबर्स को, तो उसको माना जाएगा दोनों सेपरेट पर्सन है, एक दूसरे को जो सप्लाई कर रहा है, वहां पे जीएसटी की चर्चा कर दी जाएगी। 7(1)(a) मैंने खत्म कर दिया, और उसको सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया है कि बिजनेस भी बोला जाएगा। कहीं पे भी आप टिकट फी वगैरह है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अपना फर्म तो चला ही रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऑफिस में पोजीशन एक होल्ड कर रहे हो, यानी कोई मान लो सीए ही है, सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है। अगर सी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का क्या है, खुद का भी फर्म होता है, लेकिन वो सी इंस्टीट्यूट में भी एक पोजीशन होल्ड करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, वहां से सी इंस्टीट्यूट से भी उनको अगर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो मिलता ही है, तो उसको भी माना जाएगा कि ये भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है, वहां से भी आपको पैसे आ रहे हैं। इसलिए रेस हॉर्स क्लब की अगर बात करी जाए, रेस क्लब की,
तो उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज बेसिकली जीएसटी के दायरे में आती है और बिजनेस माना जाता है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी है भी नहीं जिसके ऊपर जीएसटी ना लगता हो, सबको बिजनेस माना जाएगा। देखो डायरेक्टली जिस चीज में इन्वॉल्व है तो वो तो एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी, साथ के साथ कोई और सर्विस वो दे रहे हैं, लाइक एंसिलरी सर्विसेज अगर उससे रिलेटेड है कोई, यानी टोटलाइजेटर की सर्विसेज है या फिर लाइसेंस बुक मेकर की सर्विसेज हैं, बुक मेकर की सर्विस को भी माना जाएगा कि वो भी बिजनेस एक्टिविटी है, उसके ऊपर भी जीएसटी की चर्चा करी जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है तो गवर्नमेंट गुड या सर्विस दे रही है तो उसको भी बाहर नहीं रखा जाएगा, गवर्नमेंट को भी माना जाएगा, तू भी बिजनेस ही कर रहा है भैया, तू भी टैक्स पे करेगा। हालांकि गवर्नमेंट देती नहीं टैक्स जनरली। 7(1)(a) के बाद 7(1)(b). ए हो गया, डबल ए हो गया, मेंबर्स और क्लब वाली बात। अब 7(1)(b) क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। हमने देखा था 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास, गुड्स या सर्विस होने चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। दूसरी चीज थी कि बिजनेस पर्पस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक धज्जी उड़ा दी इन्होंने, कंसिडरेशन बिजनेस पर्पस हो या ना हो हम मान लेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और नॉट इन द कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो, हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप कर रहे हो तो हम मानेंगे कि वो सप्लाई है। अब आप सोचोगे हैं ऐसे कैसे, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ, मैं यहाँ पे जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टैक्स पे करूँ रिवर्स चार्ज के अंदर, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर। अगर आप बाहर से सामान लेके आ रहे हो तो बाहर वाले से गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लेगी, गवर्नमेंट आप ही को पकड़ लेती है, वही तू रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दे। अब यहाँ पे देखो संकट आ जाएगा, मैं तो बिजनेस भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट का एक काम करो तेरे को एग्जाम्पशन दे देता हूँ। देखो सप्लाई तो है, सप्लाई है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सप्लाई है बट वो एग्जाम्पशन के अंदर आता है। सिमिलरली एक और चीज हमने पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ 3 चीजें पढ़ी थी ना, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अब बिजनेस पर्पस की तो यहाँ पे धज्जी उड़ा दी, बोली कि बिजनेस पर्पस ना भी हो तो भी हम सप्लाई मान लेंगे, ध्यान रखना। एक और चीज आता है कि कंसिडरेशन ना हो तो भी हम सप्लाई मानेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को, है ऐसा कैसे? शेड्यूल 1 में कुछ एंट्रीज दे रखे हैं जहां पे बोलते हैं, यहीं पे आ गया, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई माना जाता है। उसी में एक चौथी नंबर एंट्री है जिसकी बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप करते हो बिजनेस पर्पस के लिए करते हो, ध्यान से, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो और किसी रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, आपका ब्रांच हेड ऑफिस इंडिया के बाहर अगर है, उससे आप कुछ भी गुड्स या सर्विसेज, गुड्स नहीं सॉरी गुड्स अगर है तो वो इंपोर्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी लगता है। सर्विस की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे आप कुछ सर्विस ले रहे हो अपने हेड ऑफिस या ब्रांच से, जो कि मतलब रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन अगर है आपका इंडिया के बाहर उससे, तो वहां पे बिजनेस पर्पस के लिए लेकिन होना चाहिए, तभी विदाउट कंसिडरेशन है और बिजनेस पर्पस के लिए है तो जीएसटी हम लगा देंगे। अदर जितने भी केसेज बच जाएंगे उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है तो जरा ध्यान से। उसके बाद एक्टिविटी एक तो हमने कर दी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये हमने कर लिया। और बाकी क्या क्या आ जाते हैं शेड्यूल में? तो पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस एसेट का होना चाहिए, बिजनेस एसेट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसके ऊपर आईटीसी लिया जा चुका हो, आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड, तभी। मतलब क्या होता है वैसे सुनो, गवर्नमेंट आपको आईटीसी अलाउ करती है कि आप आईटीसी लो, बिजनेस के अंदर यूज करो और अपना सामान बेचो, या तो यूज करो या फिर एज इट इज ला करके बेच रहे हो। तो आप गुड्स या कैपिटल गुड्स जो भी लाते हो, कैपिटल गुड्स मान लो आप यूज नहीं भी करते, उसको सिर्फ यूज करते हो, बेचते नहीं हो, पर उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलती है। लेकिन आप उसको अगर परमानेंट ट्रांसफर कर देते हो, कोई भी बिजनेस एसेट को, यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही, कोई भी बिजनेस एसेट अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर कर दे रहे हो, यानी आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, बेच दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पहले ही सही, बेच नहीं रहे हो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहे हो, तो वहां पे माना जाएगा कि आपने आईटीसी तो ले ली थी कि मैं बिजनेस में यूज करने वाला हूं, बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट का तो चूना लगा दिया, आईटीसी आपने ले लिया और आगे चार्ज तो करा नहीं जीएसटी कुछ भी, तो गवर्नमेंट कहती है हम मानेंगे, तुम मानो या तो तुम बेचा या नहीं बेचा हमें मतलब नहीं, मैंने तो उसको सप्लाई मान लिया। तो वहाँ पे 3 कंडीशन होने चाहिए, बेसिकली 2 हैं, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए बिजनेस एसेट का, और आईटीसी आपने ले लिया हो। ऐसे कुछ जिसके ऊपर आपको आईटीसी मिलती ही नहीं है, 17(5) में आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो आपको अगर मैंने जब पीछे क्रेडिट लिया ही नहीं है तो गवर्नमेंट का मैंने तो कोई नुकसान करवाया नहीं, फिर तो मैं फ्री दूं कुछ भी दूं, तो वहां पे चलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसे भी तो हो सकते हैं जहां पे आपको आईटीसी यूं तो 17(5) में ब्लॉक नहीं था, पर आपने नहीं लिया अपनी इच्छा से, तो करो भाई फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीजें हैं, आईटीसी या तो ब्लॉक्ड है या फिर एलिजिबल है बट आपने नहीं लिया, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। इसके बाद क्या है, रिलेटेड पर्सन की बात हो रही है, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर आप कुछ भी प्रोक्योर कर रहे हो, उनको सप्लाई कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पे से सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन का मतलब कौन हो जाएगा? तो रिलेटेड पर्सन में देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, जिसको भी आप समझ सकते हो वो सारे हैं बेसिकली। एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल के लिए आ जाएगा उसका फैमिली मेंबर, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है ये खास करके ध्यान रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में माने जाएंगे। बाकी तो सारे हैं, ये जो ओनर है या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन 2 एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है तो वो दोनों आपस में माने जाएंगे रिलेटेड पर्सन। इस तरीके की बातें यहाँ पे दे रखी है।
अगर आप रिलेटेड पर्सन को, एक चीज देखना, हाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन होते हैं। थोड़ा नीचे आ जाओ, डिस्टिंक्ट पर्सन के नीचे एक एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कुछ भी देता है तो उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है, ऐसा बोलता है कौन? शेड्यूल 3। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं की जाती है। यहाँ पे एक सर्कुलर भी आया इस बार। सर्कुलर क्या है? तो जो आप परक्विजिट्स देता है, अब देखो आप आपने कौन सा अभी डेफिनेशन हमने देखी थी एक्सचेंज का, एक्सचेंज की तरह ही एक डेफिनेशन है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करी, एम्प्लॉयर ने क्या दिया? तो कुछ ना कुछ मनी भी दिया प्लस परक्विजिट्स दिए। अब आप एक्सचेंज की डेफिनेशन याद करो, दोनों के एंड पे सप्लाई होता था, तो क्या यहाँ पे भी माना जाएगा? मनी तो देखो, मनी अगर आप दे रहे हो तो मनी के ऊपर तो जीएसटी लग ही नहीं सकता कि नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, लेकिन ये परक्विजिट्स जो दिया जा रहा है तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि एम्प्लॉयर के एंड पे सप्लाई की जा रही है परक्विजिट्स की? ऐसा नहीं मानना है आपको। बेसिकली ये कंफ्यूजन था और यहाँ पे दे भी रखा था इन्होंने, नीचे लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा था कि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। यहाँ पे ये हुआ करता था, इट इज पॉसिबल टू टेक एन ऑल्टरनेट व्यू इन दिस रिगार्ड, तो वो अच्छा आप देख लेना, पर अब वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो भी चीज़ें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है और उसके बदले में एम्प्लॉयर अगर कंसिडरेशन पे कर रहा है इन फॉर्म्स ऑफ मनी या फिर काइंड परक्विजिट्स, तो उसको माना जाएगा कि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, शेड्यूल 3 के अंदर सारा का सारा कवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट देता है अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज इन ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल के दौरान अगर 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा। लेकिन 50,000 के बदले 51,000 का अगर गिफ्ट दे दिया तो ध्यान रखना पूरा का पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा, पूरे के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, न कि सिर्फ 1,000 के ऊपर। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की होगी बात, तो अब हम कर लेते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की बात भी कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया? जीएसटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है हर स्टेट में। अगर आपकी 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की टर्नओवर क्रॉस हो जाती है, यानी जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपके स्टेट में एप्लीकेबल है, अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हो तो हर उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। यानी अगर आप शराब बेच रहे हो किसी स्टेट में, एक स्टेट के अंदर टेक्सटाइल का काम कर रहे हो, दूसरे स्टेट के अंदर शराब बेच रहे हो, तो शराब जिस स्टेट में बेच रहे हो शराब इज नॉट टैक्सेबल गुड्स, है ना? आपने आगे पढ़ा होगा 9.2 के अंदर, सॉरी 9.1 के अंदर, वहाँ पे लिख रखा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको चार्जिंग सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे, वो जीएसटी के पर्व्यू से बाहर है, वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाता, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो वहाँ पे अगर उत्तराखंड में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि शराब वराब बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और हाँ, जिस जिस स्टेट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो हर स्टेट को आपस में माना जाएगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हो अपने ही बिजनेस यूनिट, आपका पंजाब में एक ब्रांच है और हरियाणा में एक दूसरा ब्रांच है, अगर पंजाब से हरियाणा स्टॉक ट्रांसफर होगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसे मान लिया जाएगा सप्लाई कर रहे हो, पंजाब वाला ब्रांच सप्लाई कर रहा है टू हरियाणा, ऐसा माना जाएगा, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, सी ऑफिस का, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस है, मान लो कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली में ब्रांच में है, वेस्ट बंगाल में एक ब्रांच है, अगर एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, दोनों के ऊपर जीएसटी लगा दी जाएगी, दोनों के ऊपर नहीं, मतलब जो सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी मान लिया जाएगा कि इसके द्वारा सप्लाई की जा रही है एक्टिविटी। उसके बाद हमने जो लीकर वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, ये उत्तराखंड के अंदर क्या है तो लीकर सप्लाई कर रहा है, दिस इज नॉट टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, यहाँ पे नहीं। अगर ये यूनिट अगर यहाँ पे कुछ भी सप्लाई करती है तो यहाँ पे जीएसटी लगा दिया जाएगा, मतलब सप्लाई माना जाएगा इस ट्रांजेक्शन को। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन, जो ऊपर वाला केस था ये, और अभी जो कर रहा हूँ ये है, इसे कहते हैं क्या पता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब क्या हुआ, एक ही स्टेट के अंदर दो दो रजिस्ट्रेशन है आपके, एक दिल्ली स्टेट के अंदर, मान लेते हैं दिल्ली तो लग नहीं रहा है, एक आपका ब्रांच यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर आपने चाहो तो आप पूरे स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, सिंगल रजिस्ट्रेशन, अगर अगर आप चाहो तो आप दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है दोनों के लिए। अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इन दोनों के बीच जो सप्लाई होने वाली है, जो ट्रांजेक्शन होने वाला है, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब ये देखो लखनऊ और कानपुर में है, यानी एक ही स्टेट के अंदर ये लखनऊ में भी है और कानपुर के अंदर भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेकर रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होगा इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इन दोनों ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया होता तो ये दोनों अलग अलग माने जाते और दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, उसे हम सप्लाई बोल देते, पर ऐसा है।
अगर दोनों अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और जीएसटी लग जाता है दोनों के बीच अगर ट्रांजेक्शन होता तो। उसके बाद शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 3 किस चीज़ के लिए है? प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन की बात करता है। यहाँ पे उस एजेंट की बात करी जा रही है जो एजेंट सामर्थ्यवान एजेंट है, यानी कि वो खुद का अपना इनवॉइस इशू करता है सामने वाले को। मतलब ये है, ये प्रिंसिपल, ये एजेंट और ये थर्ड पर्सन जिसको सामान बेचा जा रहा है। तो प्रिंसिपल ने क्या करा? प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बिलिंग थर्ड पर्सन को नहीं किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को बिलिंग करा और एजेंट ने आगे खुद की बिल इशू करता है एजेंट थर्ड पर्सन को। तो यहाँ उस एजेंट की बात की जा रही है। ऐसे केस में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ भी दिया तो वहाँ पे सप्लाई माना जाएगा। सिमिलरली इस एजेंट का ये भी फीचर है कि थर्ड पर्सन से जब सामान खरीदने की बारी आती है तो थर्ड पर्सन से खरीदता है, यानी ये थर्ड पर्सन एजेंट के नाम पे बिल इशू करता है, ना कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे। यानी उस एजेंट का सिर्फ दलाली वाला काम नहीं है, सिर्फ कमीशन वाला, वो एक्चुअली में ट्रांजेक्शन अपने पास रखता है, फिर जाके प्रिंसिपल को देता है, या फिर जब बेचना होता है तो प्रिंसिपल से खरीदता है और आगे सप्लाई कर रहा होता है। उस एजेंट की हम बात कर रहे हैं। ये शेड्यूल 1 के अंदर कवर्ड है। यानी अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है या एजेंट प्रिंसिपल को कुछ भी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे सप्लाई मान लिया जाएगा। और नेचर क्या होना चाहिए? तो इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू द कस्टमर बी इशूड इन एजेंट्स नेम, एजेंट अपने नाम में कर रहा है। और सिमिलरली बिल जो अगर थर्ड पर्सन जब वो खरीदता है तो एजेंट के नाम पे बिल बन के आता है, उस एजेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सप्लाइंग या रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एक होता है सिर्फ दलाल वाला एजेंट ना, बीच में कमीशन खा लेता है। अब है बात डेल क्रेडिटर एजेंट की। क्या डेल क्रेडिटर एजेंट को भी इस एजेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो वही नेचर सेम रहने वाला। डेल क्रेडिटर एजेंट बेसिकली क्या करता है? तो आपको पेमेंट की गारंटी देता है। सप्लायर को बोलता है, प्रिंसिपल को बोलता है कि आप बेचो सामान, पेमेंट आपको सुनिश्चित करवाऊंगा मैं। मतलब वो पेमेंट वो आपको देगा, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा या फिर मैं दिलवाऊंगा, जैसे भी होगा, लेकिन आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे एजेंट कहते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। इनके क्या होता है? थोड़ी सी कमीशन हाई होती है। तो इनके लिए कंडीशन वही सेम है। अगर ये बिल अपने नाम पे इनके नाम पे जा रहा है और बिल ये अपने नाम से सामने वाले को इशू कर रहे हैं बेचते टाइम और खरीदते टाइम, जो सप्लायर होगा वो सप्लायर एजेंट को बिल करता है, ना कि डायरेक्ट प्रिंसिपल को। वो एजेंट को बिल कर रहा होगा। अगर बिलिंग उसके नाम पे हो रही है तो वहाँ पे वो डेल क्रेडिटर एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो, सबके लिए कंडीशन सेम रहने वाली है। सिमिलरली अब आगे बात करते हैं। अब ऐसा सिनेरियो देखो, प्रिंसिपल ने सब बेच दिया सामान। अब ये कौन सा एजेंट है? सेकंड नंबर देखना आप, ये वो एजेंट है जो दलाल है, जो बीच में सिर्फ कमीशन लेने के लिए बैठा हुआ है। इसके थ्रू गुड्स मूव नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बायर को बेचा, हो सकता है एजेंट ने क्या किया? मिलवाया दोनों को, या फिर इसने डेल क्रेडिटर एजेंट है जिसने बोला कि ये आपको पेमेंट तो कर देगा। अब गुड सप्लाई कर दिया, बायर के पास अपना पेमेंट करने के लिए कंसिडरेशन नहीं था, तो ए ने क्या किया? तो यहाँ पे लोन दे दिया। ए ने एक लोन दे दी बायर को और बोला कि तुम पेमेंट कर दो भैया। तो ए ने अपना काम कर दिया, पेमेंट दिलवा दिया। तो ये क्या बन गया? डेल क्रेडिटर एजेंट। पेमेंट की गारंटी उसने ली थी, पेमेंट करा दिया। अब ये क्या करता है? ए ने जो लोन दिया है तो बायर से वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अब ये क्वेश्चन है क्या कि प्रिंसिपल के जो सप्लाई है, प्रिंसिपल ने जो गुड सप्लाई करी है, क्या इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट? तो यहाँ पे कहते हैं कि भैया ये एक सेपरेटेड ट्रांजेक्शन है। ए ने बायर को लोन दिया, ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच जो प्रिंसिपल और जो एक्चुअल बायर है उसके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका इस लोन वाली एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐड नहीं होना है। सिमिलरली एक और केस हो सकता है जहां पे प्रिंसिपल एजेंट और बायर है, तीनों लोग हैं। अब प्रिंसिपल ने, ये कौन सा एजेंट हो गया जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, जो शेड्यूल 1 के अंदर कवर्ड है। ये हम ए को बिल करते हैं और ए अपने नाम पे आगे बिलिंग करता है बायर को। अब अगर इसने इसको बिल कर दिया और यहाँ के बाद एजेंट आगे बिल करता है बायर। अब अगर ये कुछ फैसिलिटी अलाउ करता है कि चलो आप 15 दिन के अंदर पे कर दो तो हम आपसे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेंगे। 15 दिन के बाद अगर आप बायर पे करेगा तो एजेंट क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या लेट फी कह लो। तो अब ये वाला जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, क्या वो इसके वैल्यू में ऐड होगा? एजेंट की वैल्यू में बिल्कुल होगा। वो एजेंट की सप्लाइंग वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा और प्रिंसिपल की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द DCA वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड टू द बायर बाय द सप्लायर। यानी प्रिंसिपल के वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। ये पहला वाला केस था। जो दूसरा केस जो हमने अभी देखा, यहाँ पे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट चार्ज फॉर सच क्रेडिट
वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए। जो डीसीए ने जो आगे बेचा है, क्योंकि लोन की फैसिलिटी या फिर लेट पेमेंट की फैसिलिटी अलाउ कौन कर रहा है, तो डीसीए कर रहा है, वो डीसीए की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15(2)(d) वैल्यूएशन। वह इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो कुछ क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या है, फ्री सैंपल या गिफ्ट अगर देते हो तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? फ्री सैंपल या गिफ्ट देते हो तो एक चीज बताओ, शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर बिजनेस से फ्री में ट्रांसफर करो तो उसको सप्लाई माना जाएगा। माना जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप ध्यान रखना एग्जामिनेशन में अभी अगर जब भी आपको पूछा जाए कि क्या फ्री सैंपल से गिफ्ट को सप्लाई माना जाएगा, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन क्योंकि आप आईटीसी ले चुके हो तो आईटीसी आपको नहीं लेने दिया जाएगा, या ले चुके हो तो रिवर्स करना होता है। सी इंटर में शायद रिवर्सल का प्रोविजन होगा। तो बेसिकली आपको आईटीसी अलाउड नहीं होता। आप सेक्शन याद करना, सेक्शन 17(5) के अंदर वो दे रखा है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, थेफ्ट और गिवन एज ए फ्री सैंपल वाली बात लिखी हुई। तो वहाँ पे अगर फ्री सैंपल में अगर आप कुछ भी देते हो तो आपको आईटीसी अलाउ ही नहीं होगा। तो जब आईटीसी ही नहीं मिला तो ना सप्लाई की बात करी जाएगी, तो सप्लाई यहाँ पे नहीं माना जाएगा। अच्छा, बाय वन गेट वन का ऑफर आता है। मान लो ये शर्ट खरीदने गया मैं, 2000 की शर्ट है, तो अब यहाँ पे क्या माना जाएगा कि एक शर्ट 2000 की है और एक शर्ट फ्री की है, अगर 1+1 का ऑफर चल रहा है। अब शर्ट के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 2000 पे, लेकिन बाय वन गेट वन ऑफर के अंदर हमें 2 शर्ट मिल रहा है एक ही प्राइस के ऊपर, तो मैं इसे क्या कहूँगा कि एक शर्ट फ्री है और एक शर्ट के ऊपर 2000 पे, एक शर्ट को फ्री नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि ये दोनों एक ही प्राइस पर अवेलेबल की जा रही है, यानी इंडिविजुअल सप्लाई आप बैक कैलकुलेशन कर लो, 1000 रुपये एक शर्ट का माना जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं इसको ऐसे मानो, बेटर ट्रीटमेंट ये है कि सप्लाई ऑफ 2 गुड्स फॉर ए प्राइस ऑफ 1 होगा, नॉट कि एक सप्लाई है और एक फ्री सप्लाई है, ऐसा नहीं मानना है। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखे हैं। क्लैरिफिकेशन किस तरीके के हैं फटाफट से निपटा देते हैं। क्लैरिफिकेशन जहाँ पे भी टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल परमानेंट नेचर का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ कुछ दिन के लिए दे रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, लीज है, लीजिंग वगैरह है, तो वो सारी सर्विस मानी जाएंगी। देखते जाओ फटाफट से निपटा देते। इसको टाइटल इन गुड्स की बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, यानी गुड्स या बेच रहे हो तो ये ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ चाहे गुड्स माना जाएगा। अच्छा, ये शेड्यूल 2 जो है ना, ये सप्लाई नहीं बोलता, ये बोलता नहीं कि ये सप्लाई है। अगर आप 7 पढ़ते हो उधर वो सप्लाई माना जाए तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सर्विस माना जाए, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सर्विस, इसकी क्लैरिफिकेशन देता है मात्र। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर, यानी आपने अधिकार तो दे दिया लेकिन विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपने टाइटल नहीं दिया यानी यूज करने के लिए दिया है, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात कर दिया, फुल कंसिडरेशन भले ही बाद में आएगा, फ्यूचर डेट में आएगा फुल कंसिडरेशन, जैसे हायर परचेज का केस हो सकता है या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न बेसिस कहते हैं, तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। भले ही आज नहीं आ रहा है पर ट्रांसफर ऑफ गुड्स तो हो ही रहा है, एक दिन के अंदर ना हो रहा हो। उसके बाद लीज टेनेंसी की अगर बात करते हैं, नाम से पता चलता है कि ये सर्विस है। सर्विस है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स, यानी जॉब वर्क की बात कर रहे हैं। जॉब वर्क में आप क्या करते हो, तो जैसे मान लो आप कपड़ा बनाते हो, तो कपड़ा आपने बना लिया, शर्ट बना लिया, और उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग करानी है, कुछ डिजाइन बनवाने, तो क्या करते हो आप जॉब वर्क बेसिस पे किसी और को देते हो कि भैया ये काम तो मेरे बता करके दे दे। तो क्या कर रहा है, जॉब वर्क की सर्विस दे रहा है, आपको कुछ बेच नहीं रहा है, तो वहाँ पे वो जॉब वर्क की सर्विस मानी जाएगी। ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की बात करते हैं। आप बिजनेस एसेट को इस तरीके से ट्रांसफर करते हो सो दैट इट डज नॉट एनी मोर फॉर्म पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एसेट, परमानेंटली ट्रांसफर हो गया। मतलब तो यही बताना ना कि आप वो अब नो लॉन्गर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, परमानेंट ट्रांसफर हो गया। पुट टू प्राइवेट यूज, अगर आप अपने प्राइवेट यूज के लिए या फिर अपने बच्चों को देते हो, घर में देते हो, ऑफिस का लैपटॉप है या ऑफिस की कार्ड है, आप अगर उसको यूज करते हो अपने पर्पज से, तो माना जाएगा कि बिजनेस एंटिटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विस कह लो आप, जो भी कह लो। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन इज सीजेड टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि अगर आप धंधा बंद कर देते हो तो क्या माना जाएगा। देखो वहीं पे वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। आपने आईटीसी ले लिया, गुड्स जब आपने खरीदा तब आपने आईटीसी ले लिया, अब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आगे बेच ही नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट ने तो इस उम्मीद में आईटीसी आपको दिया था कि आप आगे सप्लाई करोगे और उसके बदले एडजस्ट करके आईटीसी बाकी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे आप आगे तो बेच ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट मानती है भले ही आपने बेच रहे हो, हम मानते हैं कि आपने सप्लाई कर दिया। बिजनेस क्लोजर के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। माना जाएगा कि जो आपके पास इन्वेंट्री थी आपने उसे बेच दिया, इवन दो कि आपने नहीं बेचा, क्योंकि आप आईटीसी खा के बैठे हुए, बेसिकली बात इतनी सी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर आईटीसी क्या होगा, किसी और के नाम पे चला जाएगा, या फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव लीगल हायर हो सकता है, या कोई भी, अगर वो बिजनेस चला रहा है, आप छोड़ रहे हो बिजनेस पर कोई और चला रहा है उसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स आईटीसी आपने लिया था, अब वो आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा किसी और के नाम पे और वो आगे बेचेगा, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान तो हो नहीं रहा है। बेसिकली आईटीसी मैं ना लेकर के, मैं भले ही खत्म हो गया, मैं बिजनेस नहीं कर रहा पर कोई और तो कर रहा है, तो वहाँ पे आईटीसी ट्रांसफर हो जाता है, तो उससे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानते, हम उसको बेच नहीं रहे हैं, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं।
और सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इस तरफ, इस सर्विस को हम एग्जाम्पशन दे देते हैं और बाहर कर देते हैं। यहाँ पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। जहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस पे बिजनेस ट्रांसफर हो रहा हो या फिर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी नाम से पता चलता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हाँ ये वाली चीज, एक बिल्डिंग है यहाँ पे जाकर के वो कंस्ट्रक्ट हो गई, प्रॉपर बन चुकी बिल्डिंग, इस डेट से पहले, बनने से पहले अगर वो सप्लाई हो गया, इस बीच में जो भी एक्टिविटी है उसको सब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस। नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर इस दौरान कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो वहां पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है या फिर लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी सीसी या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले अगर कोई कंसिडरेशन मिलता है तो वहां पे माना जाएगा कि आपका अनकंप्लीटेड बिल्डिंग का सप्लाई हुआ है और उसे सेल ऑफ गुड्स नहीं, सेल ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन वंस द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी वहां लोग रहने लगे व्हिच एवर इज अर्लियर, उसके बाद अगर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, लोग रहने लगे उसके बाद अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो तो उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल मानी जाती है। शेड्यूल 3 बोलता है लैंड और कंप्लीटेड बिल्डिंग, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप एंटायर कंसिडरेशन ले रहे हो तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 3 बाहर कर देता है। उससे पहले अगर हो जाता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इरेक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर को हमेशा माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले। लेकिन अगर उसके बाद हो रहा है तो पे शेड्यूल 3 बाहर कर देता है, सप्लाई नहीं माना जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर, नाम से पता चलता है परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कुछ दिन के लिए दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। किस चीज का? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अगर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऐसा हम रेट वाली जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां से पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो सकते हैं बेसिकली, आईटी सॉफ्टवेयर पैक्ड या कैंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक किसी न किसी मटेरियल के अंदर वो पैक्ड होके आता है। किस मटेरियल के अंदर हो सकता है? तो ये सीडी हो गया या पेन ड्राइव हो गया या फिर कोई भी फ्लॉपी डिस्क के अंदर आता है। एक तो ऐसा वाला, इसको कहते हैं कैंड सॉफ्टवेयर या फिर सिंक रैप्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसे, या फिर प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया जाता, वो बना करके एक जैसा बेचा जाता है, जिसको यूज खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपके लिए नहीं बनाया जाता। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंडिविजुअली आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन किया जाता है, तो इसे डिजाइन डेवलपमेंट की सर्विस बोलते हैं। ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। लेकिन जहाँ पे वो सप्लाई एक डब्बे में बिक रहा है, मतलब एक पेन ड्राइव या फिर सीडी के अंदर, सीडी रोम के अंदर बिक रहा है या किसी अंदर फ्लॉपी के अंदर बिक रहा है, तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बशर्ते कंडीशन ये है कि एक बार में आप जब खरीद लो तो वो पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। आपने एक बार कंसिडरेशन पे किया और उसे परमानेंटली खरीद लिया। लेकिन अगर आप खरीद नहीं रहे हो, आप उसे खरीद के ला तो रहे हो, ला तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर ही रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए, बाकी उसको यूज करने के लिए आपको अगर पीरियडिकल रेंटल देना पड़ रहा है, साल में एक बार, महीने में एक बार, इस तरीके का अगर आपको रेंटल देने पड़ रहे हैं, तो फिर उसके सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अच्छा, इसको सप्लाई माना जाएगा कि नहीं है? इस बार सर्कुलर आया एक ना, सर्कुलर देखिए क्या है, देख लेते हैं। मैं सी फाइनल का मेरे पास अमेंडमेंट लेक्चर है, तो वहाँ से अमेंडमेंट लेक्चर नहीं, वो नोट्स हैं, सेम सी इंटर के अंदर भी है, तो आप कहीं से भी देख सकते हो। मेरे पास जो है मैं वही खोल देता हूँ। बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पे अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट और टू नॉट टू डू एन एक्ट। तीन चीजें बेसिकली बन के आती है। क्या? टू डू एन एक्ट, कोई काम करना, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ना करना, या फिर टॉलरेट एन एक्ट। अच्छा, अब इसको ध्यान से देख लेते हैं। अगर ये सप्लाई बनेगा तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, अगर सप्लाई बना तो। लेकिन सप्लाई बनने के कंडीशंस होते हैं। पहले तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया। तो ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का मतलब हो गया जैसे कोई काम हम ना करेंगे। नॉन कॉम्पीट फीस का सबसे प्राइम एग्जांपल है कि आपको मैंने पैसे दिए कि अब मैं जिस बिजनेस में हूँ उस बिजनेस में आप मत आओ, या फिर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर उस एरिया में ये काम आप मत करो, कहीं और जाकर करो। तो उस तरीके की फी को क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पीट फी, यानी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन, कोई काम ना करने के बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ये एग्जांपल्स बेसिकली सप्लाई नहीं है, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सप्लाई भी बन सकते हैं अगर कंडीशंस उसके फुलफिल होते हैं। तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। तो जैसे आप मेरे दुकान के सामने ठेला लगा देते हो, तो क्या होगा? कस्टमर को मेरे दुकान तक आने में में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत को बर्दाश्त करूँ कि आप मेरे सामने दुकान पे ठेला लगा दो। तो हॉकर से क्या करते हैं लोग? 50-100 रुपये 200 रुपये दिन का ले लेते हैं। तो वो एक
टॉलरेशन का है। सिमिलरली एक स्कूल है जहाँ पे प्रेयर्स होती है या फिर बच्चे आवाज़ करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वहाँ पे जो अगल बगल में रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब होता है, तो क्या करती है वो स्कूल कुछ पैसे दे देती है कि थोड़ा बर्दाश्त कर लो, मेरा स्कूल है, क्या करोगे, थोड़े बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो वो भी एक टॉलरेट करने की एक्टिविटी है। सिमिलरली एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, कोई काम करने के पैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, इसको सप्लाई कब माना जाएगा? सप्लाई मानने के लिए इसके पास दो कंडीशन आपके पास होने चाहिए, दो चीजें फुलफिल करोगे, दो कंडीशंस, तो माना जाएगा कि ये सप्लाई है। उस चीज को करने के लिए, यानी टू डू एन एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट या फिर टॉलरेट एन एक्ट, इन तीनों को करने के लिए एक सेपरेट अग्रीमेंट हो, सेपरेट होना जरूरी नहीं, मतलब एक अग्रीमेंट हो जहां पे ये लिखा हो ये टॉलरेशन के लिए हम एक्ट बना रहे हैं, या फिर नॉट टू डू एन एक्ट के लिए ये एक एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन रिसीव हो रहा होना चाहिए उसी को, तभी उसी केस में हम मानेंगे कि ये अच्छा। एग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब सच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इमेजिन्ड और प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा टू एग्जिस्ट, बिकॉज एग्रीमेंट प्रिज्यूम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ फ्लो ऑफ मनी है, वो फ्लो ऑफ मनी अलग चीज है, कंसिडरेशन आपको अलग से होना चाहिए और एग्रीमेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कंसिडरेशन मस्ट फ्लो। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने जो कि प्राइम एग्जांपल है, अब ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, थोड़े बहुत बन सकते हैं, चांसेज हैं। लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज होता क्या है कि अगर आपने कोई काम करने में गड़बड़ी कर दी, आपको एक बिल्डर, मैंने आपको बिल्डिंग दी और कॉन्ट्रैक्टर आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग आपने गलत तरीके से बना दी, जो डिजाइन हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से था उसके अलग थोड़ा सा आपने कुछ गलती कर दिया, तो वो क्या करते हैं आपको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन पे कर देते हैं। एक बात बताओ, अग्रीमेंट क्यों हुआ था? अग्रीमेंट हुआ था कि आप सही से बिल्डिंग बना के दे दो, मैं आपको कंसिडरेशन पे करूंगा, अग्रीमेंट ये था। अग्रीमेंट क्या ऐसा था कि आप बिल्डिंग गलत बना दो और बदले में मुझे कंपेंसेशन पे कर दो, ये एग्रीमेंट होता है क्या? अग्रीमेंट हमेशा होता है कुछ पॉजिटिव करने का एग्रीमेंट, कभी भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता है कि आप गलत कर दो। एग्रीमेंट हमेशा पूरा करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, ना कि एग्रीमेंट को किसी काम को फुलफिल ना करके सिर्फ कंपेंसेशन पे करने के लिए एग्रीमेंट नहीं होता है, ये जनरली एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे लिखते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, कंप्लीट करने के लिए, नॉट फॉर इट्स ब्रीच, आप उसको पूरा ना करो और बाद में कंपेंसेशन पे कर दो, ये अग्रीमेंट में एंटर करने का मेन मकसद नहीं होता है। इसलिए जो लिक्विडेटेड डैमेज पे किया जा रहा है दैट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि हम टॉलरेट करने के बदले आपसे पैसे नहीं ले रहे, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए पैसे ले रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटी, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन फॉर इंजरी, लॉस और डैमेज की बात हो रही है। देयर इज नो अग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द अग्रीव्ड पार्टी, कोई अग्रीमेंट नहीं है टू रिफ्रेन फ्रॉम अ टॉलरेट एन एक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ मनी है जो कंपनसेशन के रूप में आप दे रहे हो, इसे यहाँ पे एक अग्रीमेंट एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। और ये किस तरीके के हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स दे रखे जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, या फिर आप लेट से कॉन्ट्रैक्ट को डिले कंस्ट्रक्शन करते हो, ट्रेड नेम वगैरह है उसका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करते हो, अनऑथराइज यूज करते हो, तो उसके बदले कोई पेनाल्टी वगैरह लग रही हो, फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, अगर आपने कुछ एडवांस दे रखा है वो अगर रिटेन कर ली जाती है तो उन चीज़ों को माना नहीं जाएगा कि ये अग्रीमेंट हुआ था। द की in such cases is to consider whether the imputed payment constitute consideration for another independent tolerating an act or situation, के बदले में अगर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना। अगर अग्रीमेंट स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बनाई गई थी तब तो माना जाएगा कि ये सप्लाई हुआ है, अदरवाइज सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं। अच्छा, अगर लेट फी वगैरह की बात करी जाती है जहाँ पे कि मैं आपको 15 दिन के अंदर पैसे दे दूंगा, अगर आप 15 दिन के बाद देते हो तो आपको 15% का ब्याज देना पड़ेगा, इस तरीके का अगर एग्रीमेंट है तो एक तरीके से देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान से समझना इसको, ये एक फैसिलिटी है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पता था, ये एक फैसिलिटी है, अगर मैं चाहूँ तो 15 दिन बाद भी पेमेंट कर सकता हूँ, 15% का ब्याज लगेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अब वही वाला पुराना एग्जाम्पल सोचो तो वहां पे एग्रीमेंट इस तरीके का नहीं था कि आप गलत तरीके से बिल्डिंग बना दो और बाद में कंपनसेशन पे कर दो, दोनों अलग अलग चीजें। तो लिक्विडेटेड डैमेज का खास करके आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा का सीधा बन सकता है। जहां पे पहले से आपको फैसिलिटी दी जा रही है उस तरीके की कि या ट्रेन का या फ्लाइट का आपने टिकट बुक कराया, कुछ फैसिलिटी दे रखा कि आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो टिकट, आपको सर्टेन सम ऑफ मनी रिटेन कर लिया जाएगा, बाकी वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो आपके लिए एक फैसिलिटी है। बैंक आप जाते हो, बैंक में क्या करते हो, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा, आप अर्ली डिस्चार्ज करना चाहते हो, लोन आप खत्म करना चाहते हो, तो आपको फैसिलिटी है, वो बोलते हैं कुछ ना कुछ आपको
कन्वीनियंस फी पे करना पड़ेगा, और वो अगर आप जमा कर देते हो तो आप लोन चाहो तो अर्ली डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि बैंक के लिए तो दिक्कत है ना, बैंक की तरह के सोच के देखो, बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब वो कस्टमर ढूंढ नहीं रही, भैया मेरा लोन तो सारे खत्म हो गए जो मेरे पास थे, मैं ऑलरेडी दे चुका, अब आप अचानक से आ जाओगे कि लोन वापस रख लो, तो बैंक का तो ब्याज मर गया। बैंक ने सोचा था 20 साल के लिए मैं आपको लोन दे रहा हूँ, 20 साल आपसे 5 साल में ही वापस आ गए, तो 15 साल वो क्या करेगी उस पैसे का। हालांकि वो बाद में दे देते हैं, पर उनको टाइम लगता है फिर आगे कस्टमर नया ढूंढ करके नया एक लोन देने में, तो वो आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक सर्टेन फी ले लेते हैं। अगर तो वो एक फैसिलिटी है, तो वहां पे उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स दे रखे, चेक डिजोनर फी। चेक डिजोनर क्या है, तो वो आपको आपकी उस एक्टिविटी को वो टॉलरेट नहीं करना चाह रहे। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू टॉलरेट एन एक्ट, लेकिन चेक डिजोनर में क्या है कि आपकी उस एक्टिविटी को हम टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं। चेक डिजोनर फाइन और पेनाल्टी इज नॉट कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विसेज एंड नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट, वो पेनाल्टी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम टॉलरेट नहीं करना चाह रहे, जबकि हमारा एग्रीमेंट क्या था वहां पे, सेट जो यहाँ पे है वो 3 चीजें कह रहा था कि टू डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट, यानी रिफरेन फ्रॉम एक्ट, और टॉलरेट एन एक्ट, यहाँ पे हम टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं। सिमिलरली बात करते हैं पेनाल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज। अगर आप कोई कानून तोड़ते हो, उसके बदले में आपको अगर फी लग रहा है, फाइन लग रहा है, तो वो आपको कानून तोड़ने के लिए अलाउ नहीं कर देता है। हम आपका एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि आप कानून तोड़ो और बाद में पेनाल्टी दे देना ना, एग्रीमेंट इस चीज का है कि आप कानून को फॉलो करो, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो हम आपको फाइन लगाएंगे। तो वो इसलिए फाइन लगाया जाता है ताकि आप कानून को फॉलो करो, नॉट कि हम टॉलरेट कर रहे हैं या कोई फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप चाहो तो कानून तोड़ दो, हेलमेट ना पहनो और बाद में ट्रैफिक पुलिस को फाइन दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसको हम एक अग्रीमेंट उस चीज के लिए नहीं होता है कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करो इन चीजों का, यानी हेलमेट वेलमेट ना पहनो, कोई भी आप लॉज को अनफॉलो करो और बाद में कंपनसेशन पे कर दो, इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ये सब तरीके की बातें लिखी हुई है, देख लेना एक बार, आपको इच्छा हो तो, इच्छा होना चाहिए मतलब देख ही लेना। तो अगर ये सारी चीज़ें सप्लाई बन जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है और साथ में कंसिडरेशन दे रहे हो, तो वहां पे फिर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर सप्लाई है तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर गुड्स और सर्विस दोनों का सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फूड वगैरह है, फूड और आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन किसी भी रूप में हो, या तो ड्रिंक्स वगैरह हो सकता है, तो उसको फूड वाले केस को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानते। पहले यहाँ पे एम्बिग्यूटी हुआ करती थी, इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया, इसीलिए ये शेड्यूल 2 बनाई है सिर्फ क्लियर करने के लिए। जहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है खत्म कर दो उसको। टेनेंसी राइट की बात करते हैं, टेनेंसी राइट को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। उसके बाद शेड्यूल 3 आ जाती है, जहाँ पे कहते हैं कि सर्टेन एक्टिविटीज विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। वहाँ पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्या, मैं थोड़ा सा फास्ट करा दे रहा हूँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, शेड्यूल 3 बाहर कर देता है, इसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं, हाँ लेकिन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाकर के अगर कुछ कर रहे हो तब फिर उसको जीएसटी लगा देंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। विद इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ भी गुड्स या सर्विस मतलब सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसके बदले में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसिडरेशन पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या परक्विजिट, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई भी कोर्ट ट्राइब्यूनल की सर्विसेज है उसके ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, शेड्यूल 3 ने इसको भी बाहर कर दिया। लेकिन कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, साथ में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अगर है तो इसको भी कोर्ट ही माना जाता है, यानी ट्राइब्यूनल माना जाता है, और यहाँ पे भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर हो या फिर पंचायत का हो, म्यूनसिपैलिटी का हो या अदर लोकल अथॉरिटीज है, तो इनकी एक्टिविटी को भी नहीं माना जाता। लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर इनकी सर्विस है, यानी होल्ड एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई है, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएजी हो गया या फिर सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, या फिर यूपीएससी के कोई वो हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो उन लोगों की भी एक्टिविटीज के उनके द्वारा जो सर्विस सप्लाई की जा रही है उनको शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया गया है। साथ ही के साथ चेयरपर्सन है, मेंबर और डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई कंपनी है, यानी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर आप चेयरपर्सन है, मेंबर है, डायरेक्टर है, उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्टर क्या होता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या लिख रहा हूँ मैं,
पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, दो तरीके के डायरेक्टर हो सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर अगर है तो हर केस में माना जाएगा कि वो एम्प्लॉई है। अगर होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉई माना जाता है, फिर वो शेड्यूल 3 में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशन वाली बात होती है वहाँ पे कवर्ड हो जाता है, जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी में अगर होल टाइम डायरेक्टर का तो केस बता दिया, वो कहीं पे भी हो सैलरी उसको एम्प्लॉई माना जाएगा, पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता है तो ये किस बात का डायरेक्टर है, नाम का डायरेक्टर है, इसको भागो यहाँ से। पार्ट टाइम डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में है या गवर्नमेंट कंपनी में है तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर है तो यहाँ पे शेड्यूल 3 दोबारा आ गया, बोलता है अपने मानते पार्ट टाइम डायरेक्टर की सर्विसेज एक्चुअल में सर्विस नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर हो तो जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हो तो फिर यहाँ पे जीएसटी की चर्चा करी जाएगी और आरसीएम के अंदर कंपनी खुद टैक्स डिपॉजिट कराएगी रिवर्स चार्ज के अंदर। उसके बाद है मृतकों से संबंधित सर्विसेज हो गया, फ्यूनरल हो गया, बुरियल हो गया, या फिर क्रिमेटोरियम है, मॉर्चरी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड बॉडी, तो वहां पे भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ये हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, ऑलरेडी करवा क्या चुके हैं, मतलब सेल ऑफ लैंड में इतनी तरह से कही रखा हूँ, इमोबल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ लैंड को शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया, और सेल ऑफ बिल्डिंग भी सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 भी, यानी जो कंस्ट्रक्शन से पहले वहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, अभी हमने देखा था। लेकिन अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है, कंप्लीटेड बिल्डिंग, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है, या फिर उसके अंदर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी होने लग गई, उसके बाद से अगर बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। एक्सनेबल क्लेम की बात हम कर चुके हैं, एक्सनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के ऊपर लगता है। गुड्स की डेफिनेशन में हमने देखा था, वहां पे एक्सनेबल क्लेम को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखा है। एक्सनेबल क्लेम क्या होते हैं? अच्छा, एक्सनेबल क्लेम मतलब क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट। देखो सिक्योर्ड डेट की बात नहीं करते हैं, अनसिक्योर्ड डेट जो है उसका क्लेम अगर है आपके पास, जो आप एक्चुअली कोर्ट में क्लेम कर सकते हो अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर, तो वहां पे उसे एक्सनेबल क्लेम कहते हैं। उसके बाद कुछ सप्लाई और भी है जिसको नोटिफाई कर रखा है, गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर होती है कुछ सप्लाई जिनको हम नोटिफाई कर सकते हैं, विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके, एग्जाम नहीं मतलब उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई एक्टिविटी दी जा रही है इन रिलेशन टू पंचायत या म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसपैलिटी पंचायत ताला बनवाना है, स्ट्रीट क्लीनिंग करवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, इस तरीके की सर्विसेज है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीकर लाइसेंस जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसको भी सर्विस नहीं माना जाएगा, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लीकर, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, वो बेच हम नहीं रहे हैं, वो घूम रहा है, घूम करके वापस आ जा रहा है, यह बस है, ट्रेन है, टैंकर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो जाता है पर ये घूम के वापस आ जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है, बेचने के लिए हम ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं कहीं पे अभी। सिमिलरली इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स। अब क्या होता है, रिग्स टूल्स की अगर बात करते हैं, रिग्स और टूल्स की, तो आप मान लो मैकेनिक हो, कहीं पे गाड़ी अगर खराब हो जाती है, आप यूपी के बॉर्डर पे हो, बिहार के अंदर कोई गाड़ी खराब हो गई तो क्या करते हो, आप अपने बाइक के ऊपर, कार के ऊपर सामान लेकर के जाते हो, ठीक करके वापस आ जाते हो, तो सामान तो हमने बेचा नहीं ना, वो गया और वापस हम लेके आ जाते हो, तो उससे सप्लाई हम नहीं मानेंगे। ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स है, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। उसका टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सारे टैक्सेबल पर्सन है, जो रजिस्टर्ड है नहीं पर उनको होना चाहिए था, दे वर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गलती से या किसी भी कारण से, तो उसको भी हम मानेंगे कि ये भी टैक्सेबल पर्सन है। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ध्यान देना, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आना होगा तो इस चैप्टर से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बाकी वो कहीं से भी आ सकता है, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन भी पूछ सकते हैं, 50,000 तक का गिफ्ट भी पूछ सकते हैं, वो पूछ तो कहीं भी सकते हैं। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखो, कंपोजिट सप्लाई के अंदर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल सप्लाई होने चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा, नेचुरली बंडल्ड हो, यानी नेचुरली एक साथ ही आते हैं, नेचुरली बंडल्ड, हमने जबरदस्ती उसको बंडल करके नहीं बेच रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई एक साथ बिक रहा है, और उसमें से एक है प्रिंसिपल सप्लाई, जिसको हम एक्चुअली खरीदने जाते हैं। हम जाते हैं लैपटॉप खरीदने, लैपटॉप के साथ हमें चार्जर मिल जाता है, माउस मिल जाता है, तो क्या उसे हम मानेंगे कि सप्लाई ऑफ लैपटॉप है या फिर सप्लाई ऑफ चार्जर? अलग अलग नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, उसके साथ भले ही चार्जर आ रहा है तो फिर वो नेचुरली बंडल्ड होकर आ रहा है, वो नेचुरली बिकता ही इसी तरीके से है, उसका नेचर ऐसा है, सब लोग इसी तरीके से बेच रहे हैं। हालांकि उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया, तो आपका लैपटॉप। जीएसटी का रेट किस चीज़ के ऊपर लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही पूरे के ऊपर लग जाएगा, ना कि अगर मान लो चार्जर के ऊपर रेट है 12% का और लैपटॉप के ऊपर 18%, तो क्या वैल्यू होगी जीएसटी लगेगा? तो सबके ऊपर 18% लग जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई जो था मेरा लैपटॉप था, नॉट की चार्जर। अलग अलग भी नहीं माना जाएगा इनको, और ये सारे वैल्यू के ऊपर एक साथ जीएसटी लगा दिया जाएगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी का रेट होगा वही।
उसके एग्जांपल्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे मोबाइल के साथ चार्जर आता है, ईयरबड्स मान लो दे देते हैं, तो वो मोबाइल के ऊपर मोबाइल का सप्लाई माना जाएगा। और इसका कोई स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आप किस केस में मानोगे कि प्रिंसिपल सप्लाई है किस चीज़ का। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाती है, केसेज आते हैं, केस टू केस देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर किस तरीके से खरीदता है उसको, क्या कंज्यूमर का परसेप्शन यही होता है, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपका परसेप्शन है कि मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप तो वो चार्जर तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो उसको किस तरीके से दे रहे हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में होटल में जाते हो तो आपको वहाँ पे आप क्या खाने जाते हो, वहाँ पे खाने तो नहीं जाते, आप वहाँ रहने जाते हो, आपको रात को स्टे करना है मान लो, तो आप स्टे करते हो, साथ में वो फूड भी देते हैं, तो क्या वो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज माना जाएगा या फिर सप्लाई ऑफ होटल एकोमोडेशन सर्विस? तो वहाँ पे कहते हैं कि सप्लाई ऑफ होटल एकोमोडेशन सर्विस माना जाएगा। हालांकि वो डिपेंड करता है कि वो सप्लायर किस तरीके से उसको प्रोवाइड करना चाह रहा है। अगर सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम तो खाने का अलग से प्राइस चार्ज करेंगे तो फिर उसको दो अलग अलग सप्लाई माना जाएगा, दोनों के ऊपर अपने अपने रेट्स लगेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप मेरे को पैकेज सर्विस की तरह हम बना के देते हैं, वन नाइट अगर आप स्टे करते हो तो आपको मान लो कि 7,000 रुपये लगेंगे, जिसमें से आपको फूड वूड सब मिलेगा। तो मेनली एक्टिविटी क्या था, रुकना, वहाँ पे होटल के अंदर रुकना, खाना भी मिल जाता है, तो सबके ऊपर एक ही रेट लग जाएगा, जो अकोमोडेशन के ऊपर रेट है वही सबके ऊपर लग जाएगा। तो ये होटल स्टे वाली बातें कर दी इन्होंने। कहीं आप जाते हो टूर वगैरह का पैकेज करवाते हो तो क्या आपका होता है कि मुझे घूमना है, टूर पे आप कहीं जाते हो तो लेकिन साथ में स्टे हो गया, ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो गया, तो पैकेज टूर जब बन के आता है तो सब चीज़ों के ऊपर आपका उसके अंदर कंबाइंड होता है, आपको अलग से कुछ भी खर्च नहीं करना है। उसके अंदर फूडिंग हो गया, मतलब कहीं पे रुकना है, रात को स्टे करना है, पूरे दिन घूमना घुमाना हो गया, बस और वो सब चीज़ें वो अरेंज करके देते हैं, टिकट वगैरह हर चीज़ की अरेंज करके देते हैं। तो उस केस में वो टूर पैकेज सर्विस माना जाएगा, ना कि इंडिविजुअल सप्लाईज। और भी कोई तरीके हो सकते हैं कि उसको एडवर्टाइज किस तरीके से किया जा रहा है मार्केट के अंदर, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेपरेटली बिकते ही नहीं, वो हमेशा एक साथ ही आते हैं, तो उस केस में भी उसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि देयर इज नो स्टेट जैकेट फॉर्मूला, कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का, केस टू केस देख सकते हैं। कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, क्लैरिफिकेशन क्या है, जैसे बुक्स वगैरह की बात करते हैं। अब एक ऑथर जब वो बुक लिखवाने के लिए जाता है, बताओ ऑथर के पास, ये प्रिंटर के पास क्या है, अपना पेपर है, प्रिंटिंग मशीन है। ऑथर के पास क्या है, कंटेंट है। जो प्रिंटर के पास, जो पब्लिशर है उसके पास जो कागज है, इवन दो कि वो गुड्स के फॉर्म में तो है, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है, वो शायद 100 रुपये में पूरी बिक जाए उतना पेपर, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट जाता है वो क्या है, मेन चीज़ है। कंटेंट इज द मेन सप्लाई, ना कि इस कागज की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसे, वो सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है, इवन दो कि वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, अपना वो पेपर यूज कर रहा है, प्रिंटिंग यूज कर रहा है, कलर यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे माना जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। सिमिलरली अगर कोई ऐसा, जैसे डोमिनोज वगैरह में जाते हैं, डोमिनोज का अगर आप नैपकिन देखो तो उसके ऊपर क्या होता है, डोमिनोज का ठप्पा लगा होता है, तो क्या उसका नेचर कैरेक्टर बदल जाएगा? वो अभी भी टिश्यू ही तो है, टिश्यू पेपर के ऊपर आपने डोमिनोज लिख दिया तो क्या होगा, वो अभी भी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ कंटेंट है, कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। जो प्रिंटर आपको सर्विस दे रहा है, यानी पब्लिशिंग हाउस जो दे रहा है वो सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका कंटेंट की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेलप है, लेटर कार्ड है, प्रिंटेड बॉक्सेज, नैपकिन्स वगैरह होते हैं, टिश्यू पेपर हो गए, तो वहाँ पे प्रिंटर क्या करता है, यूजिंग इट्स फिजिकल इनपुट, यानी वो आपको अपना टिश्यू पेपर भी दे रहा है और साथ में आप कह रहे हो कि मेरे डिजाइन इसके ऊपर छाप दो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, उसमें कुछ भी प्रिंटिंग की सर्विस नहीं मानी जाएगी। मेन सप्लाई वहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग आप छोड़ दो, क्योंकि एशिया ने भी छोड़ रखा है और कोई भी इसको कन्फर्मिटी से ये नहीं बता सकता कि सप्लाई ऑफ गुड्स से सर्विस से बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, हालांकि सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए इन जनरल, बट ठीक है छोड़ो आप भी। यहाँ से क्वेश्चन मैंने पूछा, रिट्रीडिंग ऑफ टायर्स की बात करते हैं। अगर आपके पास खुद का टायर है, आपका टायर घिस गया तो आप उसको रिट्रीट करवाते हो, यानी उसके ऊपर नया रबर का लेयर चढ़वाने के लिए आप जाते हो, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। यानी जो मैकेनिक्स है वो प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन आपके पास टायर है नहीं, आप कहते हो कि मेरे को एक टायर चाहिए, आपके पास कोई घिसा पिटा टायर क्या है तो उसको रिट्रीट करके दे दो मेरे को, तो जो मैकेनिक्स है उसके पास पुराना घिसा पिसा टायर था, उसके दुकान पे तो बहुत सारे टायर रहते हैं घिसे पिटे, तो उसने उसी को रिट्रीट कर दिया, ठीक कर दिया, उसके ऊपर से हमने नया लेयर चढ़ा करके आपको दे दिया, तो वो क्या हो गया, रिट्रीडिंग की नहीं है। और पहला वाला जो केस था जहाँ पे आपके पास टायर था, आप सिर्फ रिट्रीट करवाने गए थे, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। लेकिन आपके पास कुछ था ही नहीं, आप गए, वो पुराना टायर भी उसी का है और उसके ऊपर रिट्रीट का जो लेयर चढ़ाया, रिट्रीडिंग करी, वो भी वही कर रहा है, तो दोनों चीज वही करके दे रहा है, तो माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, आपको एक पुराना का पूरा टायर बेच रहा है, ना कि सिर्फ रिट्रीट कर रहा है। लेकिन मेरे केस में जो था
वो रिट्रेडिंग सर्विस था, क्योंकि हमारा खुद का गुड्स था, वो सिर्फ रिट्रीट कर रहा था, उसके ऊपर नया लेयर चढ़ा रहा था। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई की बात हो गई, मिक्स सप्लाई की बात कर रहे थे। मिक्स सप्लाई के अंदर दो या दो से अधिक, यहाँ पे देखो एक चीज देखना, यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज बोलते हैं, ना कि टैक्सेबल सप्लाईज नहीं बोला, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज की बात कर, एक साथ दिया जा रहा है और एक प्राइस पर बेचा जा रहा है। आपने देखा कभी, आप अगर कहीं जाते हो, क्या खरीदते हो आप, क्या खरीदते हो, चलो आप गए एक बुक स्टोर पे, आपने बुक खरीद लिया, कॉपी खरीद ली, पेन खरीद लिया, मार्कर खरीद लिया, ये क्या है, और इसकी सबकी वैल्यू आ गई मान लो 650 रुपये। एक बात बताओ, ये क्या है, ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? ये आपका ना तो कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल होने चाहिए। क्या आप नेचुरली आप अलग अलग नहीं खरीद सकते थे क्या? सब कुछ अलग अलग खरीदा जा सकता था, नेचुरली बंडल तो हुआ ही नहीं, तो प्रिंसिपल कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। क्या मिक्स सप्लाई है? दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ बेचा जा रहा है, एक साथ बेचा जा रहा है। यहाँ पे क्या एक साथ बेचा जा रहा है, ये आप अलग अलग खरीद रहे हो, और सबका प्राइस यहाँ पे टोटल 650 रुपये तो हो गया, पर वो एक साथ नहीं बेचा जा रहा। लेकिन यहीं पे अगर बात करें हम गिफ्ट हैम्पर की, तो यहाँ पे एक पेप्सी का बोतल हो सकता है, कुछ खजूर वगैरह हो सकते हैं। मान लो आप गिफ्ट हैम्पर दे रहे हो, कुछ फूड वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट है, दिवाली में अगर आप दे रहे हो मान लो अपने ऑफिस स्टाफ को ही, तो उसको खरीदने के लिए जब आप जाते हो दुकान पर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, है ना, और सब मिलके एक हैम्पर बनता है, ऐसे बड़ा अच्छा सा चमकी वाला पन्नी वगैरह लगा देते। बैटरी, तो ये क्या हो गया, ये सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, सॉरी ये मिक्स सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये वाला जो 650 है, ये बेसिकली आपका माना जाएगा इंडिविजुअल सप्लाईज। ये इंडिविजुअल सप्लाईज है, ना कि मिक्स सप्लाई। आपको समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बेचे जा रहे हो, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर का यही मतलब था कि वो एक साथ ही बेचे जा रहे हैं, इसी तरीके से बिकता है बाजार के अंदर। यानी आपने आर्टिफिशियली बंडल कर दिया सबको, नेचुरली बंडल नहीं है, आर्टिफिशियल बंडल है, उसे हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि वो कंपोजिट ना हो, पहले चेक जरूर करना क्या वो कंपोजिट सप्लाई है, अगर नहीं है तो फिर मिक्स सप्लाई माना जाएगा। ये रेलिवेंट क्यों है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो लगेगी। देखो इंडिविजुअल सप्लाईज में क्या था, बुक्स के ऊपर 10% रेट है, मान ले 10% तो कोई चीज़ नहीं होता, 12 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 12% जीएसटी लग जाएगा। कॉपी के ऊपर है मान लो कि 5%, तो यहाँ पे 5% रेट लग जाएगा। पेन के ऊपर है 18%, तो 18% का रेट लग जाएगा। मार्कर के ऊपर है 12%, तो 12% लग जाएगा। तो 650 की वैल्यू और हर के ऊपर के इंडिविजुअल सप्लाईज के ऊपर जीएसटी का रेट लगा करके हम प्राइस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मिक्स सप्लाई के अंदर क्या हो गया, अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर है 28% का रेट और बाकी सब प्रोडक्ट है 5%, 12%, इस तरीके से रेट से, तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई के अंदर हाईएस्ट रेट जिस प्रोडक्ट का होगा वही हम जीएसटी का रेट पूरे हैम्पर के ऊपर, पूरे की वैल्यू आ जाती है मान लो 1500 रुपये, तो 1500 के ऊपर हम 28% लगाएंगे, ना कि 5, 12, 18, 28 अलग अलग नहीं लगाएंगे। हाईएस्ट रेट जो होगा जिस प्रोडक्ट उस हैम्पर के अंदर जितना भी जो हाईएस्ट वाला प्रोडक्ट होगा उसका रेट हम पूरे के वैल्यू के ऊपर लगा देंगे। ऐसा कंपोजिट मिक्स सप्लाई बोलता है। और ये चैप्टर हो गया खत्म। भाग लेते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, चार्ज ऑफ जीएसटी की तरफ। मुझे लगता है मैंने 1 घंटा के आसपास लगा दिया इस चैप्टर में, बहुत डिले कर दिया मैंने। चलो चार्जिंग सेक्शन क्या था हमारे पास इस चैप्टर में, और भी कुछ है क्या चार्जिंग सेक्शन के अलावा? डेफिनेशंस हैं। अच्छा इंडिया का एक्सटेंड कहाँ कहाँ है, तो पूरे इंडिया में जीएसटी एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, यानी जितना आप इंडिया जानते हो वो तो इंडिया है ही, बेस लाइन जो होता है उससे 12 नॉटिकल माइल तक को भी हम इंडिया बोलेंगे। उसके ऊपर आसमान जो है वो भी आपका इंडिया है, और जमीन तो इंडिया है ही है। 12 नॉटिकल माइल के बाद से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, यानी बीच का 188 नॉटिकल माइल जो है, यहाँ पर हम कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी ऑयल रिग्स वगैरह होता है, तेल वगैरह खन सकते हैं, या कोई माइनिंग एक्टिविटी है, तो वहाँ पे हम इसको इंडिया बोलते हैं फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज। जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए हम इंडिया कहते हैं इसे। तो यहाँ पे भी अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो इसे भी माना जाएगा, और ये भी एक तरीके से यूनियन टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी देखो,
यहाँ पे इन्होंने अदर टेरिटरी कहते हैं, इसी को यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में अदर टेरिटरी भी आ जाता है। हम अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, लद्दाख और चंडीगढ़, साथ में एक और आ जाता है 5 यूनियन टेरिटरी जो हम जानते हैं। छठा है अदर टेरिटरी, यानी उन टेरिटरीज की बात करी जा रही है। इसके अलावा 3 और यूनियन टेरिटरी है, इनके ऊपर क्या लगता है यूटी जीएसटी एक्ट लग जाता है, बाकी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसीलिए हम उसको जीएसटी के अंदर स्टेट मानते हैं और वहां पे एसजीएसटी एक्ट लगता है, ना कि यूटी जीएसटी एक्ट लगता है। चलो लेवी कलेक्शन की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन 9, बड़े ध्यान से आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो, जहां आपको इच्छा करे कोट कर देना इसको। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। क्या इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, देयर शेल बी लेविड, हर एक्ट के अंदर यही लिखा होता है, देयर शेल बी लेविड टैक्स फॉर जीएसटी एक्ट ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इस तरीके की बातें लिखी जाती है। एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। जीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, तो 20%, नॉट एक्सीडिंग 20%। वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 15 के अंदर वैल्यूएशन का चैप्टर है, वहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसी तरीके की बातें यहाँ पे लिखी होती है। तो मेन चीज़ें ध्यान रखना आपको कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर सीजीएसटी लगाया जाता है, इंटर स्टेट के ऊपर आईजीएसटी लगाया जाता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाया जाता है इंट्रा स्टेट के ऊपर, या फिर इंट्रा यूटी अगर ट्रांजेक्शन हो तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। तो हर अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे 20% रेट लिखा हुआ है, लेकिन जीएसटी का मैक्सिमम रेट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है वो तो 40% आप लिखना, सीजीएसटी 20%, एसजीएसटी 20%, या फिर आईजीएसटी 40%, इस तरीके से। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है, जीएसटी के परिधि से बाहर। इसके अलावा 5 और चीजें हैं जो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। लगाया जाएगा जीएसटी बट फ्रॉम ए फ्यूचर डेट। कौन से हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आगे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेज, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा लेकिन फ्रॉम ए फ्यूचर डेट। 9394 आ जाता है रिवर्स चार्ज। दोनों सेक्शन किस चीज के लिए हैं, तो आरसीएम के लिए। 94 का आरसीएम क्या है, पहले मैं 93 बाद में देखते हैं, 94 पहले कर देते हैं। 94 का आरसीएम किस चीज के लिए है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा हो तो वहां पे जीएसटी की चर्चा करी जाएगी। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। रिवर्स चार्ज का मतलब भी हो गया रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप खरीदते हो तो आज के डेट पर, इस शुरुआत में जीएसटी लगा करता था, कुछ कंडीशन थे, उसके तरीका अलग था, पर अब अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप खरीदते हो तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन मिलती है, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो। लेकिन कुछ केसेज में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि स्पेसिफाइड केसेज के अंदर, यानी स्पेसिफाइड केसेज हैं हमारे पास कौन से, तो प्रोमोटर या बिल्डर अगर वो रिसिपिएंट है और वो सर्विस ले रहा है इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वहां पर हम जीएसटी की चर्चा कर देते हैं। आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा प्रमोटर को या बिल्डर को। कैपिटल गुड्स अगर बिल्डर खरीदता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो हर हालत में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। सीमेंट अगर खरीदता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो हर हालत में आरसीएम लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर 20% तक जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 20% तक इनपुट या इनपुट सर्विस आप खरीद सकते हो चाहो तो, कहते हैं कि आपको 80% क्या है ना, यहाँ पे एक कंसेशनल रेट दिया जाता है। आपके नीचे यहाँ पे दे भी रखा है एग्जाम्पल, नीचे जाकर के कहीं पे है, मैं देखूंगा उसको, तो वहां पे कहते हैं कि 80% तक आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है, तभी आप कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ले सकते हो ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो उसको अवेल करने के लिए क्या है, आपको 80% तक आपको मिनिमम रजिस्टर्ड पर्सन खरीदना है। यानी कि आप दूसरा तरीका ये भी कह सकते हो 20% अनरजिस्टर्ड से खरीदा जा सकता है। अगर 20% आप अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अप टू 20%। लेकिन अगर आप मान लो 70% आप खरीदते हो रजिस्टर्ड पर्सन से, 30% आप खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो गवर्नमेंट कहती है 10% जो तुमने डेफिसिट, 10% जो कम खरीदा है रजिस्टर्ड पर्सन से, उस 10% के ऊपर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप 20% से ज्यादा खरीद रहे हो, यानी 30% खरीद रहे हो, तो 10% जो है उसके ऊपर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है 93। फिर इसके बाद आ जाता है 94, सॉरी ये था 94। अभी 93 क्या है, 93 में स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन गुड्स वाली जो एंट्री है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं। 95 जो है, यहाँ पे ई कॉमर्स इज लायबल टू पे जीएसटी, लेकिन आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है वो। यहाँ पे 94 की एक्टिविटीज दे रखी है। 94 में क्या करता हूँ ना, सिमिलर डिट्टो सी फाइनल में भी है, सी इंटर में भी है, तो मैं सी फाइनल वाला अटैच कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, सेम टू सेम लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्टेड है वहां पर भी। ई कॉमर्स ऑपरेटर की यहाँ पे बात करी जाती है, और यहाँ पे 14 नंबर अगर आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है कुछ, 14 नंबर कहाँ है यार,
डिटेल प्रोविजन रिलेटिंग टू ई कॉमर्स सेल बी डिस्कस एट फाइनल लेवल, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं आज की क्लास को मैं यहीं पर रैप कर देता हूँ। देखो इसके अलावा एक टॉपिक बच गया है जो मैं सी इंटर और सी फाइनल का दोनों साथ में कराने वाला हूँ, वो है कॉम्पोजिशंस की। एक और टॉपिक बच गया, वैसे तो एक और टॉपिक बच रहा है कोई। हाँ, यहाँ रियल एस्टेट वाली जो चीज़ थी यहाँ पे दे रखी है उन्होंने, कंडीशन से ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है 80% ऑफ द इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो है आपको सेल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, यही वाला वो कंडीशन था 94 के लिए। रजिस्टर से खरीदोगे, अदरवाइज आपको वो पे करना पड़ेगा। तो मैं सी फाइनल वाला अटैच कर दे रहा हूँ, उसके बाद कंपोजिशन ही एक टॉपिक बच रहा है, उसके बाद खत्म है ये चैप्टर। ठीक है जी, तो आप मजे लीजिएगा वहां से। बाय बाय। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 93, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नोटिफाइड है। सबसे पहले है जीटीए। जीटीए के केस में यहाँ पे देखो कुछ करेक्शन भी है, यहाँ पे इन्होंने इसको काट दिया है। इस काटने का कोई रेलिवेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। यानी कि अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसको, एक फैक्ट्री को, सोसाइटी को, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म बोल ही दिया मैंने, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, अगर जीटीए सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, जीटीए की सर्विस दे रहा है। जीटीए का मतलब क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं जीटीए वो पर्सन होता है जो कि एक बिल्टी इशू करता है, उसे हम कंसाइनमेंट नोट भी कहते हैं। मैं आ जाता हूँ नीचे, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा, वहां से कर लेते हैं इसको। तो उस बंदे को हम कहेंगे जीटीए। हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के रेट्स आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सिंपल रखेंगे। जीटीए की सर्विसेज कुछ तो एग्जेम्प्ट होती है। कौन कौन सी सर्विसेज होती है एग्जेम्प्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर वो जीटीए कैरी कर रहा है, या मिल्क सॉल्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर, डिफेंस इक्विपमेंट, रिलीफ इक्विपमेंट अगर कर रहा है, या मिलिट्री के इक्विपमेंट से अगर सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें जीएसटी नहीं लगती। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता। अनरजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, तो वहाँ पे जीएसटी की चर्चा ही नहीं करी जाएगी। अब देखो, आपके पास दो तरीके के रेट्स आ जाते हैं, 5%, 12%। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि आप 5% आरसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलो। पहला प्रेफरेंस आपके पास है आरसीएम में 5%। 5% जब आप रेट लेते हैं तो आपको करेस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल नहीं होती। रिसिपिएंट को तो होगी, जिसको आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है उसको तो आईटीसी मिलेगा ही। और रिसिपिएंट कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब वो कंसाइनर हो सकता है, कंसाइनी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एनीवेज, तो अब आपके पास है 5% का ऑप्शन है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे कर दो। दूसरा आपके पास एक और तरीका है कि आप 5% के अंदर चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपके इनवॉइस के अंदर लिखा होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन लिया है और हम टैक्स खुद पे करेंगे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो आप चाहो तो 5% में फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आपको आईटीसी अगर लेनी है तो आप फॉरवर्ड चार्ज में 12% का रेट ऑप्ट कर लो। आप 12% का रेट ऑप्ट करो, आपको करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा, और फॉरवर्ड चार्ज में आप खुद टैक्स लगाओगे, अपना इनवॉइस इशू करोगे और उसके अंदर खुद जीएसटी चार्ज करोगे। लेकिन 5% जब आप आरसीएम लेते हो तो वो प्रोविजन एक और पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन वगैरह की बात कर लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट वगैरह है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, तो वहां पे ये वाला चीज एग्जाम्पशन काम नहीं करेगा, मतलब आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगेगा। कौन कौन है भैया, तो एनी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरेटरी है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो वहां पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पज से, तो उस केस में जीटीए वाला 5% रिवर्स चार्ज का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं एडवोकेट की सर्विसेज के ऊपर। एडवोकेट की सर्विसेज अगर वो किसी इंडिविजुअल को दे रहा है, एग्जाम्पशन है, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी को अगर एडवोकेट की सर्विसेज दी जा रही है तो वहां पे एग्जाम्पशन आपके लिए मिल जाता है। अगर वो बंदा गवर्नमेंट एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो हम देखते हैं क्या वो इंडिविजुअल वगैरह है, तब तो जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी है तो जीएसटी की चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी जिसकी जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल ही नहीं है, उसको रिवर्स चार्ज में तुम टैक्स पे करवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको भी एग्जाम्प्ट करा दिया। जिनकी खुद की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबिलिटी नहीं है, यानी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से अगर कम है उनकी टर्नओवर, तो उनको रजिस्ट्रेशन तो लेना नहीं है, तो वहाँ पे जीएसटी की बात
नहीं करी जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ऊपर है यानी उससे कम नहीं है ट्रांजेक्शन, तो फिर यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाएगा और यहाँ पे आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा। एक और चीज देखना, आप बड़े ध्यान से वहां प्रोविजन आप पढ़ोगे तो जो सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज दे रहा है या फिर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम के अंदर नहीं आएगा। आरसीएम के अंदर तभी आएगा जब वो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस कर रहा हो तो। तीसरा है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल जो लीगल सर्विसेज के लिए था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देखो एग्जाम, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है तो वहां पे एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन अगर एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट तो वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट या फिर जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह होगी तो भैया वो टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना होगा। अब भैया गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी हैं, इनके लगभग सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट ही हैं। यानी कि अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, ध्यान से सुना, पहले आरसीएम की हम बात अभी नहीं कर रहे, अभी मैं बात कर रहा हूँ एग्जेम्पशन की। नॉन बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है एग्जेम्प्ट। उसके बाद बिजनेस एंटिटी जो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से कम की टर्नओवर है उनको जो भी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है सर्विसेज एग्जेम्प्ट। इन दोनों एग्जाम्पशन के अंदर, और अच्छा गवर्नमेंट अगर खुद गवर्नमेंट एजेंसीज को ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ही अगर सर्विस दे रही है, यानी ये जो लोग हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं ये आपस में ही सर्विस दे रहा है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है इस तरीके की, तो वहां पे भी एग्जाम्पशन चल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिसकी 10 लाख 20 लाख 40 लाख की टर्नओवर है बिजनेस एंटिटी की, उसके ऊपर तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, बाकियों को एग्जाम्पशन मिल जाता है। हर किसी को टैक्स पे करना है, लेकिन जिनको एग्जाम्पशन मिला है उनको भी कुछ चीजों का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। वो क्या क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले हुआ करता था, यहाँ पे पोस्ट में कुछ स्पेसिफिक 4 चीजें थी, पर अब हटा दिया गया है, यानी अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी सर्विसेज है तो वो आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर गुड्स, दोनों की ही बात करते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर अगर दिया जा रहा है तो इन 3 चीजों के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलता, यानी पोस्ट की सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज और एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या फिर पैसेंजर की सर्विसेज को एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। और जब एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, बिजनेस एंटिटी को अगर सप्लाई किया जा रहा है तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। आप ज्यादा ध्यान से देखना, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो आरसीएम के अंदर आ जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन है पोस्ट ऑफिस, वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर यहाँ टैक्स पे होगा। यानी ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया ये वाला चीज, बिजनेस एंटिटी आरसीएम में पे करेगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग दिस पर्सन, तो ये पर्सन को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करना पड़ेगा टैक्स। यानी पोस्ट ऑफिस, वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट ये है कि अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए किसी को आप दे रहे हो, यानी किसी बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हुआ करते थे, अब एग्जाम्पशन के अंदर चेंज ये किया गया है कि अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यानी बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको दिया जा रहा है रेसिडेंशियल यूनिट, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। उसके अलावा होटल इन गेस्ट और वहाँ कैंप साइट वगैरह पर अगर 1000 तक की वैल्यू का सर्विस दिया जा रहा था, रेंटिंग एक दिन का था, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिलता था, उस एग्जाम्पशन को हटा दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप B2C है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी B2C है तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो ही लगाया जाएगा। और ये कोई भी दे रही है, अभी तो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि एक नीचे एंट्री आई हुई है, अगर एनी पर्सन प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे एग्जाम्पशन है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दोगे तो फिर आरसीएम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे तो B2C था, ये रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो गया। और B2B है तो आरसीएम।
इमोल प्रॉपर्टी अदर नेचर का, अदर का इमोल प्रॉपर्टी हो तो वहां पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अगर B2C है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, B2B है तो RCM के अंदर। लेकिन ध्यान देना, अगर वैल्यू 5,000 तक हो जहां पे भी टैक्स लग रहा है, और उस टैक्स लगाने की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की वैल्यू अगर 5,000 तक है तो वहां पे एग्जेम्पशन लग जाएगा, एग्जेम्पशन आएगा, वहां पे GST नहीं लगेगा। ये वाली नई एंट्री आई है, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वगैरह की अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन GST पे करेगा, इवन दो कि रेसिडेंशियल पर्पज के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। मैंने आपको लैंड दे दी, आपने वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो TDR या FSI की सर्विसेज है वहाँ पे भी उसको भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कैसे जब, चलो देखते हैं। या लॉन्ग टर्म लीज है, तो दोनों को एक साथ देखना, 5B 5C, लॉन्ग टर्म लीज या फिर TDR और FSI की सर्विसेज। लॉन्ग टर्म लीज है तो वहाँ पर भी प्रोमोटर जो होगा यानी बिल्डर जो है वो रिवर्स चार्ज में GST पे करा के चलेगा। लेकिन इसी कुछ चीज़ें देखना, ये किस चीज़ के लिए दे रहा है, एक एग्जेम्पशन भी है यहाँ पे। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है रेसिडेंशियल पर्पस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैंने शेड्यूल 3 पढ़ाया था। शेड्यूल 3 में बताया कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद अगर बेचा जा रहा है तो वहां पे हम GST नहीं लगाते। तो अगर यूनिट सोल्ड होना है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट में यूनिट सोल्ड कब होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हो, तो फिर तो गवर्नमेंट को GST का नुकसान, यहाँ पे तो GST ले नहीं सकते। तो हमने इसी को पकड़ लिया, ये जो सर्विस है TDR की सर्विस, इसके ऊपर GST लगा दिया हमने, टैक्सेबल अंडर RCM। अगर वो यूनिट बिकेगा कब, फ्लैट्स कब बिकेंगे कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के, तो पहले ही बिकने वाले हैं यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान करके GST तो लगा देंगे बेचते टाइम। अगर यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट को एक जगह रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर ये वाला जो सर्विस है डेवलपमेंट राइट का, इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। ऐसा एग्जाम्पशन चैप्टर में है, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए है तब तो कोई एग्जाम्पशन की बात ही नहीं है, भर भर के GST लगाओ, लगाते रहो, कोई बात नहीं। डायरेक्टर की सर्विसेज हमने क्लियर कर लिया वहाँ शेड्यूल 3 पढ़ते वक्त की गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर शेड्यूल 3 से बाहर हो जाता है, और एम्प्लॉय की वजह से फुल टाइम डायरेक्टर तो हमेशा बाहर रहता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो गवर्नमेंट कंपनी का है तो शेड्यूल 3 उसको बाहर कर देती है, स्पेशल एंट्री है। उसके बाद अदर्स हैं तो RCM है, आपको टैक्स पे करना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो भी होगी, प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर पब्लिक कंपनी हो गई तो। उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट या रिकवरी एजेंट की सर्विसेज हैं, तो हमेशा बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है वो जा करके टैक्स पे करेगी, नॉट दैट इंडिविजुअल पर्सन, इंश्योरेंस एजेंट खुद नहीं करेगा। यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, कला दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको लिखने की कला है यानी आपके आप ऑथर हो, या फिर आप डांसर हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, फोटोग्राफ हो, आपका कोई कॉपीराइट है, म्यूजिक का कॉपीराइट हो गया या कंपोजिशन आपने कुछ करा है, तो उसका कॉपीराइट अगर आप बेच रहे हो किसी म्यूजिक कंपनी को तो वहाँ पे टैक्स म्यूजिक कंपनी पे करके चलेगी रिवर्स चार्ज के अंदर। एक नया एंट्री आता है, नया नहीं अब पुराना हो चुका है, बाद में इंसर्ट हुआ, 9A है। अगर ऑथर ने पब्लिशर को कंटेंट दिया, कॉपीराइट अपना बेच दिया, तो वहां पे पब्लिशिंग कंपनी जो है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। हालांकि एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि आप चाहो तो खुद दे दो यार, खुद देना चाहते खुद ही दे दो, आप चाहो तो दे सकते हो, खुद ही ऑथर अपना रजिस्ट्रेशन लेगा और अपने इनवॉइस के अंदर, जैसे GTA के अंदर भी था कि वहाँ पे दोनों ऑप्शन खुले थे, आप 12% से दे सकते हो या 5% दे सकते हो। यहाँ पे भी RCM और FCM दोनों में पे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है टू चूज, और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इनवॉइस में कि हम खुद अपना पे करके चलेंगे, ऐसी बात करेंगे। अदरवाइज पब्लिशिंग कंपनी को देना पड़ेगा। ओवरसीइंग कमेटी अगर RBI को कोई सर्विस दे रहा है तो RBI खुद अपना टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर पे करेगी। अरे ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और इंडिविजुअल है, ध्यान देना, और सुनो, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म LLP के रूप में रजिस्टर्ड है तो भैया तुम खुद अपना टैक्स दे सकते हो तो दे दो। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल DC अगर बैंकिंग कंपनी NBFC को अगर सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है तो वहां पे RCM लग जाएगा। इंडिविजुअल बड़ा ध्यान देना, इंडिविजुअल DSA होना चाहिए। सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर वो सर्विस दे रहा है किसको, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, तो वहां पे RCM लग जाएगा। लेकिन अगर वो रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज है तो वहां पे एग्जेम्पशन होती है, GST नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बैंकिंग कंपनी व्हिच इज लोकेटेड, या फिर ब्रांच ऑफ ए बैंक व्हिच इज लोकेटेड इन रूरल एरिया, वहां पे GST की चर्चा नहीं करी जाएगी। आगे आ जाता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की सर्विस। देखो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन है, यहाँ पे हम तीन लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है। पहला एजेंट दे रहा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को, नहीं पहला तो ये है, उल्टा बोलते हैं मैंने। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस देता है, रूरल बैंक या फिर अर्बन बैंक को। अगर वो
अर्बन बैंक को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर अर्बन बैंक को दे रहा है सर्विसेज तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उससे पीछे एक एजेंट से सर्विसेज लेनी पड़ रही है, तो वो एजेंट भी तो सर्विस दे रहा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को। ये एजेंट जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि एजेंट इंडिविजुअल होता है, कहाँ जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने, तो भैया तुम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आप टैक्स पे कर दो। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हो सकता है जहाँ पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिल जाता है। जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को था वही चीजें जो बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए था, यही चीजें बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए भी एग्जाम्पशन आ जाती है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम्पशन है, लेकिन अगर आपकी फॉरवर्ड आगे वाली सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई और पीछे जो आप एजेंट से सर्विस ले रहे हो उसके अंदर आरसीएम पे करना पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। एक तो खुद रजिस्ट्रेशन लेने की जिम्मेवारी नहीं, आपकी सारी सर्विसेज आगे वाली एग्जाम्प्ट है, तो इन्होंने करा क्या, पीछे वाले को भी एग्जाम्प्ट कर दिया। तो आरसीएम कब लगेगा, जब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अर्बन बैंक को, अर्बन ब्रांच को सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो यहाँ पर टैक्स तो लगेगा। जब टैक्स लगेगा तो फिर जो आप पीछे सर्विस ले रहे हो एजेंट से, तो उसके ऊपर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को। चौथा डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्या आ गया, सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज ध्यान से देखना। पहले तो ये कहते क्या है, सप्लायर कौन है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सोनेल से रिलेटेड बातें हो रही है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, नहीं बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ही हम जीएसटी की चर्चा करेंगे। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और एक हो सकता है जहां पे एक खुद बॉडी कॉर्पोरेट हो, किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड को। तो यहां पे है अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद सक्षम है किसी को भी दो आरसीएम में, सॉरी हर जगह फॉरवर्ड चार्ज में या नॉर्मल चार्ज के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट खुद टैक्स पे करेगा। अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो दोनों असक्षम व्यक्ति हैं। यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट पावरफुल था, सक्षम था, वो हर किसी का पे कर देता है टैक्स। यहाँ पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट असक्षम व्यक्ति हम समझते हैं, लेकिन ये हम दे किसको रहा है, सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया वो कहाँ से अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो ये तो पावरफुल पर्सन हो गया ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन भैया तुम खुद जाके जीएसटी जमा करा दो रिवर्स चार्ज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यही वाली कैटेगरी रिवर्स चार्ज के अंदर आएगी, बाकी नहीं आएगी। चलो रहने देता हूँ। अब एक और चीज देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो तो वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पशन भी मिलता है, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पशन की बात हो जाएगी, तो रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज की बात ही नहीं करी जाएगी। अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर इन सबको दी जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी को, तो आप गवर्नमेंट से तो आरसीएम में टैक्स ले नहीं सकते, गवर्नमेंट खुद देना नहीं चाहती, या फिर किसी कॉम्पोजिशन डीलर को दे रहे हो तो फिर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन ये वाला जो कैटेगरी है अदर रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाइंग सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे करके वहां पे आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी देख लो, किसको दिया जा रहा है, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ पर्सन हु इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे भी हम नीचे जरा सा आ जाते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ पे भी आपके पास दो चीजें आ जाती है। यहाँ देखो, यहाँ 5% 12% आप कोई भी रेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप 12% का रेट ले रहे हो तब तो आप हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करोगे। अगर आप 5% का रेट ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे आपको लिमिटेड आईटीसी मिलती है। लिमिटेड आईटीसी का मतलब हो गया सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी मोटर व्हीकल का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने पीछे से भाड़े पे मोटर व्हीकल लिया तो इसका क्रेडिट आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन आरसीएम वाले केस में क्या था, सॉरी जीटी वाले केस में आप सर्विसेज का आईटीसी ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आप लिमिटेड आईटीसी तो ले सकते हो। और सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो ही रिवर्स चार्ज की बात करी जाएगी, बाकी सारे केसेस फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगे। जैसे कि 5% आप कर रहे हो लेकिन सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भैया रिवर्स चार्ज में तुम काहे दोगे, तब तो तुम हर हालत में फॉरवर्ड चार्ज में आ जाओ। या फिर
बॉडी कॉर्पोरेट तो है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी दोनों कमजोर लोग हैं, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो भैया तो हम इससे क्या रिवर्स चार्ज में मांगे, इससे अच्छा है कि तुम फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही अपना टैक्स पे कर दो, और 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज है ही है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था सप्लाई करते वक्त कि जब बोरोवर होगा वो लेंडिंग फी के ऊपर रिवर्स चार्ज में खुद टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओडार की सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में हमेशा टैक्स पे करना होगा। बेसिकली ओडार को इंडिया आके रजिस्ट्रेशन में भैया टैक्स अपना पे करो, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अदर्स पर्सन के द्वारा होता है तो आरसीएम लगेगा। सिमिलरली ओशन फ्रेट, ओशन फ्रेट में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाता है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ को ध्यान देने की बात है। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ हमारे पास जो आ रही है मेरे पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी थी, एक फॉरेन में बैठा जो सप्लायर है उसने जिम्मेवारी ली कि हम आपको गुड्स आपके घर तक छोड़ के जाएंगे, मतलब आपके पोर्ट तक छोड़ के जाएंगे। तो उसी ने हमारे लिए क्या किया, गुड्स का भी प्राइस ऐड कर दिया, अपने ही वैल्यू के अंदर उसने फ्रेट का भी अमाउंट ऐड करके मेरे तक पहुंचा दिया। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे जबरदस्ती आ जाती थी कि हम तो आपसे फ्रेट के ऊपर हम आपसे एक्सेस, हमने बोला भैया हमने तो पूरा का पूरा अमाउंट जो लेके आ रहे हैं उसके अंदर वो फ्रेट तो इंक्लूडेड है ही, मैं जीएसटी तो पूरे के ऊपर पे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहते हैं हम नहीं जानते, हम अलग से आपसे ओशन फ्रेट बोलते थे, इसके ऊपर हम अलग से आरसीएम में टैक्स लिया करते थे। बट अब एक मोहित मुनियस का केस है जहां पर अभी आपके आज के डेट पे आपको ओशन फ्रेट के ऊपर अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नाइन 394 दोनों हो गया। गुड्स वाले जो रेट है बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, गुड्स के लिए आरसीएम आपको गुड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हो तो गया, अब क्या बचा। अच्छा 95 में एक और चीज़ लिखी हुई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो भैया आपको इंडिया में कोई ना कोई एजेंट होगा, वो लायबल हो जाएगा टैक्स पे करने के लिए। मतलब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस तो जो उसका एजेंट होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको, वो लायबल हो जाएगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव में नहीं है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा होगा डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेल अपॉइंट अ पर्सन, यानी किसी न किसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जीएसटी पे करने के लिए। 94 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 95 कर लिया हमने। आज की क्लास को हम समाप्त कर देते हैं। इसके अंदर ना एक और चीज़ आ जाएगा जो मैं सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए कॉमन रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आ जाएगा क्या, कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी दोनों में है, कॉमन लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी का लेक्चर मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के दौरान, तब तक बाय बाय। हम मिलते रहेंगे आपसे एग्जाम तक।